244 अध्याय 244 शरीर तकनीक। युंगसियाओ मुस्कुराया और कहा, मौखिक अपमान। वह कौन था जो मौत से इतना डर गया था कि वह अभी रोना चाहता था? उसका ऊपरी शरीर थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा और उसका पूरा शरीर एक अविश्वसनीय कोण पर पीछे की ओर गिरा, लगभग जमीन को छूते हुए। जब वह पीछे हटा, उसकी 2 उंगलियां जमीन को छू गईं और उसने तुरंत झोउ युशान के पेट के निचले हिस्से पर लात मारी। क्या कोमल और फुर्तीला शरीर है, लेकिन उसमें ताकत की कमी नहीं है। क्या उसने कोई शारीरिक कौशल का अभ्यास किया है? होंग लिंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शारीरिक तकनीक। दर्शकों में हर कोई विशेषज्ञ था और उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। टकराना। झोउ युशान की आक्रमण की पहल निष्क्रिय रक्षा में बदल गई थी। उसने अपनी मुठियां कस लीं और अपने डैंटियन की रक्षा की। जब उसे युंगसियाओ ने लात मारी तो उसे लगा कि उस पर एक बहुत बड़ी ताकत आ रही है और उसकी भुजाएं भी सुन्न हो गई थीं। उसके शरीर को सीधे आकाश में लात मारी गई। वो बल की मदद से उछला, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ा और फिर एक उल्कापिंड की तरह नीचे गिर गया और युनशाओ पर निशाना साधा। चींटी के जीवन से संघर्ष करने का क्या फायदा? जल्दी से आओ और अपनी मौत स्वीकार करो। धरती कुल्हाड़ी। 2 हाथ ब्लेड बीम सीधे नीचे गिर गए। हवा में एक छोटा सा क्रॉस बना और जल्दी से फैल गया। युंगसियाओ को उसमें बंद कर दिया। हवा एक तीखी आवाज के साथ कट गई और फिर यह एक छोटे बवंडर में बदल गई जो स्लैश के साथ नीचे आ गई। झोउ चांगफा की आंखें चमक उठीं और वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया। उसने प्रशंसा करते हुए कहा, क्या यह वही मार्शल तकनीक है जो अविचल स्वर्गीय पुस्तक में दर्ज है? आप वाकई अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप जीते हैं। जियांग वूजी हंसे। अविचल स्वर्गीय पुस्तक भावनाओं को चीरने वाले पहाड़ की सबसे शक्तिशाली पुस्तक है। इसमें दर्जनों अलग अलग मार्शल आर्ट तकनीकें दर्ज हैं, उनमें से हर एक दुनिया को हिला सकती है। युनशाओ ने एक हाथ उठाया और टाइगरफेंग तलवार ने तेजी से ऊपर उठकर तलवार की किरण को सीधे उस बिंदु पर मारा जहां पर कट लग रहे थे, जो बवंडर का केंद्र था। मो जियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाई, क्या ये बच्चा वास्तव में मौत की तलाश में था? जिस स्थान पर 2 कट मिलते हैं वहां शक्ति सबसे मजबूत होती है। वहां एकत्रित बवंडर की शक्ति के साथ वह अजेय है। क्या वह मूर्ख है? जियांग भाइयों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरे सदमे से भर गए। होंग लिंग भी चौंक गया और आश्चर्य से बोला, पृथ्वी कुल्हाड़ी पृथ्वी की शक्ति को इकट्ठा करती है और इसे अद्वितीय शक्ति के साथ एक स्लैश में बदल देती है। हालांकि मृत्यु में जीवन था और सबसे मजबूत बिंदु जीवन शक्ति थी। इस चाल को तोड़ने का एकमात्र तरीका वह जगह थी जहां बवंडर इकट्ठा हुआ था। तो उसने इसे कैसे देखा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने भी अविचलित स्वर्गीय पुस्तक पढ़ी हो? आसपास के लोगों को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन होंग लिंग की बातें सुनने के बाद सबके हाव भाव बदल गए। शिन रुयू ने अपनी मुठियां कस लीं और उसकी आंखें युद्ध की भावना से जल रही थीं। स्विश। कान फाड़ने वाली आवाज गूंजी जिससे सभी के दांत दुखने लगे। जब युंगसियाओ की तलवार की किरण बवंडर में घुसी तो वह अचानक खिले हुए कमल में बदल गया। हवा में वह बेहद कमजोर था, लेकिन फिर भी सीधा और स्थिर खड़ा था। कमल के फूल हरी रोशनी की किरणों में बदल गए और खिल गए, जिससे कट की शक्ति पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। फिर युंगसियाओ की तलवार कांप उठी और हरी रोशनी के धब्बों में बदल गई, जो सुबह के तारों की तरह आसमान में बिखर गई और झोउ युशान को ढक लिया। क्या उसने न केवल अपरिहार्य हमले को हल किया, बल्कि वह बचाव को आक्रमण में बदलने में भी सक्षम था? इस बच्चे की मार्शल कौशल की समझ पहले से ही अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है। वांग मांग ने चौंक कर कहा, यहां तक कि वह भी जानता था कि उसके लिए ऐसा करना असंभव था। झोउ युशान और भी हैरान था। आकाश में फैली हरी चमक और तलवार क्यूई बहुत मजबूत नहीं थी। उसके शरीर में असली क्यूई कांप उठी और तुरंत गायब हो गई। मेरी इस चाल को फिर से आजमाओ, सम्राट मुट्ठी का पवित्र मुक्का। उसके सामने एक बहुत बड़ी सुनहरी मुट्ठी की छाया जम गई, जिसके बाद एक दहाड़ सुनाई दी। मुट्ठी की छाया इतनी बड़ी थी कि उसने रिंग के एक छोटे से आधे हिस्से को ढक लिया था और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ताकत 10 तकनीकों पर विजय पा सकती है। इस तरह की बोझिल चाल इस समय सबसे प्रभावी है। देखते हैं कि यह बदमाश कैसे मरेगा। मुझे डर है कि वह सीधे मांस के टुकड़े में कुचल दिया जाएगा। जियांग वूजी बिना रोक टोक के हंसा। युंगसियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और चिल्लाया, गतिहीन राजा मुट्ठी, सर्वोच्च अधिपति शरीर। उसका हाथ अचानक फैल गया और यह सिर्फ उसकी मांसपेशियों का ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हड्डियां भी पल भर में फैल गई हों। उसका आभामंडल पूरी तरह बदल गया था। ये बीन है। शिन पी की आंखें चमक उठीं और वह डर कर बोला, शरीर तकनीक। इस बच्चे ने वास्तव में शरीर तकनीक विकसित कर ली है। बूम। झोउ युशान की सम्राट मुट्ठी सीधे उतरी, जिससे सभी दिशाओं में एक चमकदार रोशनी फैल गई, जिससे सभी के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। रिंग पर एक जोरदार धमाका हुआ और मंच से बड़ी संख्या में बजरी टूट गई और वे सभी बल से हवा में उड़ गए और सभी दिशाओं में फैल गए।
ये सोचना बहुत ही संकीर्तन है कि आप अपने से एक बड़े क्षेत्र में होने वाले हमले का प्रतिरोध करने के लिए शरीर की तकनीकों पर भरोसा कर सकते हैं। क्या ये बच्चा अभी तक मरा है? जियांग वूजी ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने देखा कि धुएं में एक आकृति गर्व से खड़ी है। युंगसियाओ की शर्ट पूरी तरह से फट गई थी और उसकी कांस्य त्वचा उजागर हो गई थी। उस पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था और वह धूप में शानदार दिख रही थी। जियांग वूजी ने ठंडी हवा की सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति के साथ सम्राट की मुट्ठी के पवित्र विस्फोट का सामना करने में सक्षम था। भले ही उसके पास उसी स्तर के राक्षसी जानवर का शरीर हो, लेकिन उसके लिए बिना किसी चोट के बच पाना असंभव होगा। ये बच्चा कौन है? मैं शरीर की कई तकनीकें जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इतना असामान्य व्यक्ति नहीं देखा। हाँ, क्या वो अभी भी इंसान है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना निडर है। इतने मजबूत शरीर के साथ वो मूल रूप से अपराजय है। झोउ युशान अब खतरे में है। ये बहुत चौंकाने वाला है। मैंने हमेशा सोचा था कि शरीर की तकनीकों का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मार्शल आर्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। सभी तरह की हैरान करने वाली चर्चाएं एक पल में फैल गईं। झोउ परिवार के लोगों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए, इतने काले कि लगभग पानी टपकने लगा। जियांग भाई भी स्तब्ध थे। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया था। होंग लिंग की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने सुना है कि महाद्वीप के नंबर 1 विशेषज्ञ तानाशाह मार्शल सॉवरेन एओ चांगकोन शरीर की तकनीकों का भी अभ्यास करते हैं। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज इसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया। शिन पी का चेहरा भी बहुत गंभीर हो गया। युंगसियाओ ने जो दिखाया था, चाहे वो ब्लूलुआन युद्धपोत हो, डार्क थंडर हो या ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली भौतिक कला हो, वो ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण ताकतें बना सकती थीं। झोउ कबीले ने इस बारे में कैसे नहीं सोचा होगा। रिंग में झोउ युशान की आंखें बाहर गिरने वाली थीं। यहाँ तक कि 5 सितारा मार्शल सम्राट भी अपने 3 सितारा मार्शल राजा की पवित्र संप्रभु मुट्ठी को आसानी से लेने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही वह उससे 2 सितारा ऊंचा हो, फिर भी उसका प्रतिद्वंद्वी हिलता भी नहीं, चकमा नहीं देता या उसे रोकता नहीं। ये ताओ वू, क्या उसका अमर शरीर था? वे इससे कैसे लड़ सकते थे? उसके आसपास के सभी लोग दंग रह गए, लेकिन जल्द ही जिन लोगों ने युनशियाओ की जीत पर दांव लगाया था, वे सभी जोर से खुशी मनाने लगे और चिल्लाने लगे, विजय विजय विजय। ध्वनि तरंगे तेज और तेज होती जा रही थीं। मोजिकियान का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। उसे ये भी एहसास हो गया था कि झोउ युशान बहुत ही बुरी स्थिति में है। वांग चेन मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि यह बच्चा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसमें उसे आत्मविश्वास ना हो। टकराना। युंगसियाओ ने अपना शरीर झुकाया और जमीन पर पैर पटक दिया, जिससे जमीन फट गई। फिर वह तोप के गोले की तरह उछला और ऊपर कूद गया। फिर उसने अपना चेहरा झोउ युशान के शरीर के करीब ले जाकर उपहास किया। झोउ युशान अचंभित रह गया। उसे लगा कि युनशियाओ का चेहरा लगभग उसके चेहरे को छू रहा है। वह डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया। शैतान पवन किक। युनशियाओ का शरीर अचानक पीछे की ओर झुक गया और जब उसने झोउ युशान की जांघों के बीच लात मारी तो उसके दाहिने पैर से एक ज्वलंत लाल रोशनी निकली। तेज, निर्दयी और सटीक। झोउ युशान बुरी तरह डर गया। उसके शरीर के सारे छिद्र एक पल में खुल गए। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी प्रतिक्रिया की गति और क्षमता पूरी तरह से सामने आई और उसने दोनों मुट्ठियों से हमले को रोक दिया। टकराना। उसकी मुट्ठी की हड्डी से एक बहुत बड़ा बल निकला, जिससे वह हवा में उड़ गया। उसके हाथ की अनगिनत हड्डियां टूट गईं। उसकी जांघ के नीचे एक लौ तुरंत जल उठी, लेकिन उसने जल्दी से कुछ थप्पड़ों से उसे बुझा दिया। हालांकि यह एक छेद को जला देता था और बहुत सुंदर नहीं था, कम से कम यह एक बड़ी समस्या नहीं थी। झोउ कबीले के सभी सदस्य ठंडे पसीने में भीग गए और राहत की सांस ली। लेंग होंगलिंग ने उसके बगल में आह भरी और अफसोस जताते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है। झोउ चांगफा, येंगलुओ, हा, उस चाल का नाम क्या है? मुझे इसे किसी गुरु से सीखना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है। क्या ये प्रसिद्ध जलता हुआ पक्षी है? पफिट, क्या तुम ज्यादा सभ्य नहीं हो सकते? यह एक किक बर्ड है। हा, क्या बड़ा पक्षी। ये तो बस एक छोटा पक्षी है। हर तरफ से हंसी की आवाजें आ रही थीं और कई महिलाएं शर्म से अपना मुंह ढककर हंस रही थीं। यहाँ तक कि कुछ दखलंदाज भी थे जो सीटी बजा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि शिन रुयु, जो पूरे समय उसे घूर रहा था, ने भी एक जानकार मुस्कान प्रकट की। आज की लड़ाई के परिणाम की परवाह किए बिना झोउ युशान ने अपना चेहरा पूरी तरह से खो दिया था। उसने चुपके से लेंग होंगलिंग पर नजर डाली और पाया कि उसकी आंखें किसी पुराने कुएं की तरह शांत थीं। उसकी भावनाओं में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। मरो मरो, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। झोउ युशान पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें वह अपना नाम बना सकता था, लेकिन यह इस तरह से हुआ। उसने अपना पूरा सम्मान खो दिया था।
वह दहाड़ता हुआ नीचे की ओर भागने वाला था, लेकिन एक आकृति उसके पास से गुजरी और एक बहुत बड़ी ताकत उसके चेहरे पर आ गिरी। पापा! युनशाओ की गति इतनी तेज थी कि उसने शर्म और गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी आवाज़ आसमान में गूंज गई। झोउ युशान को अपने चेहरे के एक तरफ सुन्न कर देने वाला दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह हवा में उड़ रहा था। वह मैदान पर उतरा और ज़मीन पर गिर गया। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? ऐसे अनगिनत लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, और पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे मार सके। कैसा अहंकारी स्वर है! युंगसियाओ गर्व से खड़ा था। उसका पूरा शरीर धधकते सूरज की तरह था, और सारी रोशनी और छायाएं उसके दृश्य का हिस्सा बन गई थीं, जो हवा में हिलती उसकी आकृति में समाहित हो गई थीं। दूसरी ओर झोउ युशान एक मृत सुअर की तरह दूरी पर जमीन पर फैला हुआ था। शिनरुयु की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी मुट्ठियों की नसें उभर आईं। उसकी आंखें युद्ध की भावना से भरी थीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 1 नवागंतुक के सिंहासन के नीचे उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी वास्तव में वह था। लिंग होंगलिंग की शांत आंखों में लहरें उठने लगीं और हल्का हरा रंग दिखाई देने लगा। झोउ यांगबियाओ का चेहरा सूअर के जिगर की तरह लाल हो गया था। उसने मुड़कर कहा, दादाजी, अब हमें क्या करना चाहिए? झोउ चांगफा की आंखें भी थोड़ी सुस्त थीं, जैसे उसके पास कोई अच्छा विचार न हो। चिंता मत करो, लेंग होंगलिंग ने हल्के से कहा। यदि युनशियाओ के पास केवल शारीरिक कौशल होता तो झोउ युशान हार नहीं जाता। उसका स्वभाव बहुत बदल गया था, एक जीवंत और प्यारी लड़की से एक ठंडी लड़की में, यहाँ तक कि झोउ चांगफा भी ठंड महसूस कर सकता था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मिस होंगलिंग? 245 अध्याय 245 ठंड हुक शिन पी को भी यह अजीब लगा। ली युंगसियाओ की शारीरिक तकनीक स्वर को चुनौती देने वाली है, उन्होंने कहा। यहाँ तक कि एक मार्शल किंग की शक्ति भी उसे हिला नहीं सकती, और वह बहुत तेज है। युशान पूरी तरह से नुकसान में है। हालांकि असफलताएं केवल शारीरिक थीं, उन्हें तब तक पीटा गया जब तक उनका मनोबल पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया और उनका मार्शल इरादा ढह गया। झोउ चांगफा के चेहरे पर उसकी बातों पर नाराजगी थी, लेकिन यह सच था। वह इसका खंडन नहीं कर सकता था। वह केवल गुस्से से अंगूठी को घूर सकता था। लेंग होंगलिंग ने अखाड़े में युनशाओ को ठंडी निगाहों से देखा और फिर कुछ नहीं बोला। शिन पी को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। उसकी स्थिति के साथ बहुत कम लोग थे जो उसे अनदेखा करने की हिम्मत करते थे, लेकिन लेंग होंगलिंग उनमें से एक था। अखाड़े में झोउ युशान का शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था क्योंकि वह जमीन पर लेटा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वह बहुत ज्यादा घायल हो गया था। इसके विपरीत उसे कोई चोट नहीं लगी थी। इसके बजाय वह इतना शर्मिंदा था कि वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। वह चाहता था कि वह सीधे धरती को चीरकर दरारों से निकल जाए। सबसे पहले वह मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर राक्षसी जानवर से डर गया और मदद के लिए चिल्लाया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और दूसरे पक्ष ने चकमा नहीं दिया। फिर वह आग से जल गया। अब वह एक थप्पड़ से उड़ गया और एक मरे हुए सूअर की तरह जमीन पर लेट गया। चाहे जो भी हो, यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह अपने महान स्वाभिमान के साथ स्वीकार कर सकता था। चारों ओर से आ रहे उपहास और उपहास ने उसे शर्म और क्रोध के नरक में धकेल दिया था, और वह चाहता था कि वह अपना सिर जमीन पर पटक कर मर जाए। क्या? युंगसियाओ ने एक भौं उठाई और दूर लेटे झोउ युशान को ठंडे अंदाज में देखा। उसने देखा कि उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया था। कम से कम उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया था और अब कांप नहीं रहा था। ये यिंगलुओ है। दर्शकों में मौजूद विशेषज्ञों ने भी झोउ युशान की आभा में अंतर महसूस किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे। जियांग वूजी की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। विस्मरण की स्वर्गीय पुस्तक का 5वां स्तर, महान सर्वोच्च विस्मृति। लेंग होंगलिंग की आंखें जटिल भाव से चमक उठीं। क्या ये 5वें स्तर की अविचलित स्वर्गीय पुस्तक है? झोउ चांगफा अचानक सतर्क हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। लेंग होंगलिंग से शादी करने की शर्त यह थी कि झोउ युशान को अविचल स्वर्गीय पुस्तक के 5वें स्तर तक साधना करनी थी, क्योंकि यह एक दहलीज थी। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक बार जब वह ऐसा कर लेता तो झोउ युशान की काया के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेगा। धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी जल्दी ताइशोंग वॉन्किंग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता। झोउ युशान की आवाज़ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी, मानो वो अभी अभी 1000 साल पुराने बर्फ के तहखाने से बाहर आया हो। वह धीरे धीरे जमीन से उठा और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें जरा सी भी मानवीय भावना नहीं थी। ये यिंगलुओ! झोउ चांगफा उस खोखली और बेजान निगाह को देखकर अचंभित रह गया। उसे लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ओह! पता चला कि उसने एक ऐसी साधना तकनीक विकसित की थी जो किसी की 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को मिटा सकती थी। हालांकि यह थोड़ा अमानवीय है, लेकिन यह वास्तव में एक प्रभावशाली तकनीक है।
युंगसियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस साधना तकनीक को बनाया है वह कैसे जान सकता है? संत भावनाओं को भूल जाते हैं और वे नीचे की भावनाओं तक नहीं पहुंच सकते। वे जो प्यार करते हैं वह मेरी पीढ़ी में है। लेंग होंगलिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शांत चेहरा बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में छेद कर दिया गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर युनशाओ के शब्द उसके कानों में बजने वाली शहर की घंटी की तरह थे और उसका मन दिव्य प्रकाश से चमक उठा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। इससे वह बेहद चिंतित हो गई और गहरी सोच में डूब गई। न केवल लेंग होंगलिंग बल्कि दिव्य क्षेत्र की पट्टिका में ध्यान कर रही लुओ युनशांग ने भी अपनी आंखें खोलीं। संत भावनाओं को भूल जाते हैं और कम से कम वे भावनाओं को नहीं समझते हैं। भावनाएं मेरी पीढ़ी में हैं। शिक्षक लुओ, आपने क्या कहा? रुक्सू ने आश्चर्य से पूछा। युनशांग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराकर अपना सिर हल्का सा हिलाया। जीवन के महान चक्र में मेंगवू की खूबसूरत पलकें कांप उठीं और उसके चेहरे पर 2 आंसू बह निकले। अखाड़े में झोऊ युशान का शरीर कांप उठा, मानो उसने इस पल अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया हो। उसकी आंखों में एक लहर सी चमक उठी, लेकिन वे जल्दी ही अपनी भावनाहीन अवस्था में लौट आई। बकवास मत करो और मेरे दिमाग को खराब मत करो। ताइशॉन वॉन्किंग सबसे क्रूर था। यह वॉन्किंग मार्शल सम्राट द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय साधना तकनीक है। आप जैसी चींटी इसका गहरा अर्थ कैसे समझ सकती है? तुम्हारी शारीरिक तकनीक बहुत अजीब है। मेरा ताइशॉन वांगजिंग तुम्हें मार नहीं पाएगा। झोऊ युशान ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। अचानक चारों तरफ से हजारों प्रकाश की किरणें इकट्ठी हुईं और धीरे धीरे उसकी हथेलियों में तलवार के आकार का रहस्यमय हथियार बन गया। चांदनी के नीचे ये शाम की बर्फ और बर्फ की तरह ठंडा था। यह एक कास्या है। दर्शकों से देखते हुए शिनपी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस तलवार ने उसे एक असामान्य परिचित एहसास दिया। वह चौंक कर चिल्लाया, बड़े जियांग, क्या ये गहरा हथियार कास्या हो सकता है? शिनपी ने गर्वित जियांग वूजी को देखा और अविश्वास में कहा, एल्डर जियांग, क्या ये हो सकता है कि भावना विच्छेदन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु एक काया है? बुरा नहीं है। जियांग वूजी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, यह संप्रदाय के गुरु का निजी हथियार है, 6ठी श्रेणी का गहन कौशल, वू गो शूंग जू मिंग। क्या? फ्रॉस्ट हुक, जुए मिंग। दर्शकों में मौजूद सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। झोऊ चांगफा बहुत खुश और उत्साहित थे। वुगो शूंग और जुएमिंग फाइक्रो साम्राज्य में बेहद प्रसिद्ध थे। ये भावना विच्छेदन पर्वत के संप्रदाय गुरु लेंग शिंगबो का हथियार था। जहां तलवार है वहां आदमी है। इस गहन स्तर के हथियार को 20 साल से अधिक समय तक अलग रखा गया था और फिर कभी नहीं देखा गया था। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंग शिंगबो ने 8 वीरानी क्षेत्र में प्रवेश किया था और वहां पर्याप्त वुगो शूंग और जूमिंग नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फाइक्रो साम्राज्य में या यहाँ तक कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में जुएमिंग वगौ का उपयोग करके उसके योग्य कोई और नहीं था। कई अटकलें थीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, ये गहन स्तर का हथियार लेंग शिंगबो के एकांत के साथ सील कर दिया गया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जब ये फिर से प्रकट होगा तो ये झोऊ युशान के हाथों में होगा। सभी ने होंग लिंग पर नजर डाली। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लेंग जिंगबो ने इतना महत्वपूर्ण हथियार अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया। शिनपी और 3 कुलीन परिवारों के मुखिया समझ गए कि लेंग शिंगबो का इरादा झोऊ युशान को अपना दामाद बनाने का था। हा, बधाई हो, बड़े लंबे बाल, भाई यांग गान। मोई की आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखी, लेकिन वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, ऐसे दिव्य हथियार के साथ भले ही युशान युवा पीढ़ी के बीच अजेय न हो, लेकिन वह कम से कम अपराजय तो हो ही सकता है। झोऊ यांगगन भी बहुत खुश था और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय के नेता लेंग युशान को इतना महत्व देंगे। ये झोऊ परिवार का सौभाग्य है। जियांग वूजी ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, चंचल शरीर एक दुर्लभ वस्तु है। संप्रदाय के गुरु ने युशान को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये फ्रॉस्ट हुक बेहद तेज था और एक शीर्ष श्रेणी का 6ठा स्तर का गहन स्तर का हथियार था। भले ही यह एक ही स्तर का गहन स्तर का हथियार था, इसे एक तलवार से आधा काटा जा सकता था। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस बच्चे के शारीरिक कौशल तेज वुगु को रोक सकते हैं। हा, आप मजाक कर रहे होंगे, बड़े जियांग। मोदी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे। एक नश्वर शरीर ऐसे दिव्य हथियार के नीचे रक्त और मांस के पोखर में बदल जाएगा। इस बार परिणाम पहले से ही तय है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा, यह सही है। झोऊ परिवार के लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए और मोदी के बारे में उनकी धारणा तुरंत बढ़ गई। शिनपी भी शांत थी। जब तक झोऊ युशान लेंग होंगलिंग से शादी कर सकता है, झोऊ परिवार संभवतः अगले कुछ 100 वर्षों के लिए 4 कुलीन परिवारों का नेता होगा। ऋषि नामहीन है और ताइशोंग वांग किंग, ठंडा चंद्रमा वुगो, अप्रभावित स्लैश। वगौ तलवार को थामने के बाद झोऊ युशान की पूरी आभा में भारी बदलाव आया। तलवार ठंडी अर्धचंद्राकार चांद की तरह चमक रही थी, जिससे लोगों के दिल हड्डियों तक जम गए।
उसके हाथ में तलवार की रोशनी तुरंत चांदनी में बदल गई, जो विशाल आकाश को भेदती हुई नीचे की ओर फैल गई। एक क्षण के लिए तो आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए, मानो पूरा स्थान चांदनी के नीचे हो और किसी भी समय टुकड़ों में बिखर सकता हो। शिनरुयु की आंखें चमक उठी और वह बुदबुदाया, भावना भूलने वाली कला, वू हुक तलवार, बाघ दांत तलवार, हरा कमल तलवार गीत। युंगसियाओ ने ठंडी सांस ली और तभी सभी लोग अपने सदमे से उबर पाए। टाइगरफैंग तलवार की गर्जना से रक्त लाल रोशनी आसमान में उछली, जिससे हवा में रक्त लाल हरे कमल बन गए। वे एक एक करके खिल गए, चांदनी को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों शक्तियां एक क्षण के लिए हवा में टकरा गईं। टकराना, आसमान में भरा खून जैसा लाल रंग पूरी तरह से गायब हो गया और कमल के फूल एक के बाद एक हवा में फूट पड़े। कोल्ड मून वुगू के दमन के तहत टाइगरफैंग तलवार ने अपनी सारी चमक खो दी और तलवार के शरीर पर दरारें कछुए जैसे पैटर्न से भर गईं। अंत में यह एक धमाके के साथ बिखर गई। सर्वोच्च भावना त्याग तकनीक मुझे एक शीर्ष मार्शल राजा की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देती है। इस छठे स्तर के शिखर गहन स्तर के हथियार वुगो फ्रॉस्ट जुएमिंग के अलावा मैं एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी कर सकता हूं। तुम तो बस एक चींटी हो, मुझे रोकने के लिए तुम्हारे पास क्या है? झोउ युशान की आभा मजबूत हो गई और अनगिनत ठंडी चांदनी किरणें बिना किसी प्रतिरोध के नीचे गिर रही थीं, जो युनशाओ को मांस के पेस्ट में काटने की कोशिश कर रही थीं। युंगसियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। न केवल वह घबराया नहीं, बल्कि उसकी आंखें भी चमक उठी। चेहरे पर स्वीकृति के भाव के साथ उसने खुद से कहा, पति वुगू को हाथ में थामे हुए है, उसकी आत्मा 100 फीट ऊंची इमारत से भी ऊंची है। पिछले 10,000 सालों में इतिहास किसने लिखा? अच्छी तलवार, यह वाकई अच्छी तलवार है। कोल्ड मून वुगू, मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने परिष्कृत किया। उसके आसपास के सभी लोग बेहोश हो गए थे और उनके रहस्यवादी हथियार चकनाचूर हो गए थे। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में उसके पास अभी भी कविताएं पढ़ने और आहें भरने का अवकाश था। झोउ युशान की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और उसकी आंखों में शर्म और गुस्से की झलक देखी जा सकती थी। युंगसियाओ ने बिना किसी जल्दबाजी के टूटी हुई तलवार को झटका, मानो किसी बल द्वारा आकर्षित होकर टूटी हुई टाइगरफैंग तलवार का टुकड़ा हवा में जम गया। जैसे जैसे उसकी तलवार की गति बढ़ती गई, बवंडर बनने लगे, जो उसकी असली क्यूई के नियंत्रण में सितारों में बदल गए और झोउ युशान की ओर बढ़ गए। धमाका, 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 धमाका। तलवार का टुकड़ा शीतचंद तलवार क्यूई द्वारा चकनाचूर हो गया, लेकिन स्टारलाइट अभी भी तलवार क्यूई को भेदने और झोउ युशान की ओर बढ़ने में कामयाब रही। उन्हें सावधान रहना था, जब तक कि झोउ युशान दोनों पक्षों को कष्ट सहने देने को तैयार न हो। झोउ युशान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपनी तलवार वापस ले ली। एक चमकती हुई रोशनी के साथ तलवार उसके चारों ओर दिखाई दी और धातु की खंगती आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ तलवार के टूटे हुए टुकड़े गिर गए। उनके आसपास के लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्होंने ऐसी बेहतरीन मार्शल तकनीक कभी नहीं देखी थी। दो लोगों के बीच द्वंद्व युद्ध में अगर 3 सितारों से ज्यादा का अंतर होता तो भले ही आपके पास बेहतरीन मार्शल आर्ट तकनीक और उपकरण हो, इसे मूल रूप से मिनटों में हल कर लिया जाता। क्या ये ली युनशाओ वास्तव में केवल 15 साल की है? एओ डिजिया की आंखों में इससे ज्यादा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता था। खतरे के सामने इस तरह की निडरता निश्चित रूप से कोई नाटक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक सुविचारित योजना है और वह जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति उदासीन है। अभी खतरे के सामने सहजता और सहजता निश्चित रूप से कोई सहयोग नहीं था, बल्कि एक बेफिक्री थी जो सहज थी। ये यिंगलुओ झू जिन के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ी। उसने अविश्वास में कहा, ऐसा कहा जाता है कि किसी की ताकत 10 को मात दे सकती है, लेकिन तकनीक में इस तरह के ईश्वरीय नियंत्रण ने वास्तव में एक बड़े दायरे के अंतर को पूरा कर दिया। इसने मेरी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। 246 स्वर्ग और पृथ्वी की मुहर न केवल जू जिन बल्कि बाकी लोग भी मार्शल तकनीक के भव्य और उत्कृष्ट नियंत्रण से अंधे हो गए और उनकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। यह इतना उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? यह आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में मार्शल आर्ट में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेंग होंगली की आंखें भी आश्चर्य से भर गईं। सभी ने हल्के से सिर हिलाया, यहाँ तक कि झोउ कबीले के सदस्य भी चुप थे और स्पष्ट रूप से उसकी बातों से सहमत थे। जियांग वूजी ने घबराकर कहा, अब जबकि उसका रहस्यमय हथियार टूट चुका है, वह अब युशान के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? अब तो केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही है। भीड़ को लगा कि यह अफसोस की बात है कि इतना प्रतिभाशाली युवक इस क्षेत्र में गिरने वाला है। अगर उसे तराशा जा सके तो वह भविष्य में अपनी पीढ़ी का एक शक्तिशाली खिलाड़ी अवश्य बनेगा। यहाँ तक कि मो ज़िकियान, चेंग जियाओलान और युवा पीढ़ी की अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना महसूस की। रिंग के नीचे डिंगलिंग एर ने अपनी मुठियां भींच लीं। तुम भाग्यशाली थे कि तुमने तलवार को चकमा दे दिया। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। बिना किसी परेशानी के वार करो। झोउ युशान शर्मिंदा और क्रोधित दोनों था और थन हुक फिर से नीचे आ गया।
उनकी ताकत में पहले से ही बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा उसके हाथ में छठी श्रेणी का रहस्यवादी हथियार था। तार्किक रूप से कहें तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत पहले ही लकड़ी के टुकड़ों में काट देना चाहिए था। हालांकि इतने लंबे समय के बाद लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। इससे उसकी मूल स्थिति में फिर से उतार चढ़ाव आया। वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर झपटना चाहता था और उसे काटकर मार डालना चाहता था। युंग सियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वुगो तलवार की अविचलित तलवार क्यूई वास्तव में ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसका शरीर झेल सकता था। एक बार जब टाइगर टूथ तलवार टूट गई तो उसके पास दिव्य क्षेत्र की गोली के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं था। वह दिव्य क्षेत्र की गोली निकालकर दूसरे पक्ष को नहीं मार सकता था, है न? ये बहुत चौंकाने वाला होगा और अंतहीन परेशानी का कारण बनेगा। उसके हाथों ने तुरंत एक मुहर बना ली और उसकी हथेलियों से सुनहरी रोशनी की किरणें निकल पड़ीं। वे उसके सामने सघन हो गईं और बिखरी नहीं बल्कि एक सुनहरे प्रतीक में बदल गईं। शिनपी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने इस हरकत को पहचान लिया। ये यांग डी की तैरती हुई जीवन मुहर थी। क्या ये जियान जिया की तैरती हुई जीवन मुहर है? भगवान यांग डी, ये कैसे हो सकता है? गोल्डन क्रो चैलेंज रिंग के दिव्य मंच से 1000 मीटर दूर द अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक भव्य और विशाल कमरे में दीवार पर एक जल स्क्रीन प्रक्षेपित की गई थी जो अखाड़े में प्रतियोगिता का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। दो बूढ़े आदमी आराम से अपने पैरों को मोड़कर दृश्य का आनंद ले रहे थे, कभी कभी अपने मुंह में स्वादिष्ट फलों का स्वाद ले रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी उछल पड़ा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और उसने अपना गला काट लिया। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें सदमे में पानी की स्क्रीन को घूर रही थीं। उसने एक सेकंड के लिए भी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की और कहा, तैरती हुई जीवनशील, ये भगवान यांग डी की तैरती हुई जीवनशील है। वो व्यक्ति बेली गोंगजिन था जो अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था और उसके बगल में चौथे दर्जे का अल्केमिस्ट युआन हाओ बैठा था। युआन हाओ भी चौंक गया। उसने असमंजस में छवि को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, मुहर पूरी हो गई है। ये कास्या थोड़ा अलग लगता है। यह वाकई अलग है। बेली गोंगजिन चौंक गया। क्या ये दुनिया की मुहर है? दुनिया की मुहर? यह क्या है? युआन हाओ दंग रह गया। यह क्या है? उसने पहले कभी इस मुहर के बारे में नहीं सुना था। एड्स बाय पब फ्यूचर बेली गोंगजिन का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने बताया, भगवान यांग डी ने एक बार कहा था कि उनकी सील तकनीक गु फेयांग द्वारा पारित की गई थी। सील को 3 रूपों में विभाजित किया गया था, अर्थात तैरती हुई जीवन सील, धूल की दुनिया की सील और स्वर्ग और पृथ्वी की सील। उस समय गु फेयांग ने उन्हें केवल पहली चाल सिखाई थी। उसके बाद भगवान यांग डी ने कई सालों तक अपने दम पर दूसरी चाल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए। क्या ये दुनिया की वह सील है जिसका मास्टर यांग डी सपना देख रहा है? मृत्युलोक में दुखों के सागर, दूसरे किनारे से पार हो जाओ। युंग सियाओ का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा जब हजारों रूनों से बनी एक बड़ी सुनहरी मुहर उसकी हथेलियों से बाहर निकली। ये गड़गड़ाहट के साथ आकाश और पृथ्वी को धकती हुई वुगो तलवार की रोशनी की ओर बढ़ रही थी। इसमें आकाश और पृथ्वी को निगलने जैसी आभा थी। क्या मजाक है? तुम सिर्फ 4 सितारा मार्शल लॉर्ड हो और तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुम मेरे प्यार को भूल जाओ को कैसे रोक सकते हो? बूम! सांसारिक मुहर ने एक तरफ को धक लिया और वॉन्किंग की तलवार क्यूई को दबा दिया। अचानक हजारों सुनहरी रोशनी निकली और मुहर को पूरी तरह से बिखेर दिया। तलवार क्यूई की शक्ति कम नहीं हुई और यह युंग सियाओ पर वार करती रही। ये वास्तव में दुनिया की मुहर है। ये खत्म हो गया है। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और झोउ युशान के पास छठे स्तर का गहरा हथियार है, वो गुशुआंग ज़ुएमिंग। मुझे डर है कि यह ली युंग सियाओ खत्म हो गया है। बेली गोंगजिन ने अपने पैर पटकते हुए हताशा में कहा, अगर मुझे पता होता कि वह नश्वर दुनिया की मुहर का उपयोग कर सकता है तो मैं इस द्वंद्व को रोक देता, चाहे कुछ भी हो। युआन हाओ भी सदमे में पानी की स्क्रीन को घूर रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था, क्या हम वाकई खत्म हो गए हैं? उसकी आंखें अभी भी इतनी शांत क्यों हैं? युंग सियाओ ने आसमान से गिरती तलवारों की किरणों को उदासीनता से देखा, मानो वो हिल ही न रहा हो। उसके चारों ओर सच्ची ऊर्जा की धाराएं घूम रही थीं और उसकी मांसपेशियां और हड्डियां एक पल में फैलती हुई लग रही थीं, जबकि उसके शरीर में आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी। एक के बाद एक उसके शरीर से सुनहरे चिन्ह फूट पड़े। वे सितारों और बादलों की श्रृंखलाओं की तरह थे जो उसके शरीर के चारों ओर बह रहे थे। वे एक पैटर्न में संघनित हो गए और एक मुहर बन गई। जैसे ही मुहर दिखाई दी, ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी सभी दिशाओं से खींचे चले आए हों। एक अजीब सी शक्ति सभी दिशाओं से उमड़ी और मुहर को रोशन कर दिया। बेली गोंगजिन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका गला इतना सूखा हुआ था कि उसने कई बार मुश्किल से निगला और कांपती आवाज में कहा, ये है स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी सुआननी। युंग सियाओ ने हाथ से मुहर लगाई और उसे मंत्र की मुहर पर दबाया। सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी जो पूरी दुनिया को रोशन कर गई और गड़गड़ाहट के साथ उड़ गई। असीम स्वर्ग और पृथ्वी, 6 रास्ते पुनर्जन्म।
उसने बिना किसी भावना के एक एक शब्द चिल्लाया और पूरी मंत्र मुद्रा ने स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभावित किया। ऐसा लगा जैसे आकाश ढह गया हो और पृथ्वी धंस गई हो और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो दी हो। वू गुओशुन की शांत तलवार क्यूई इस मोहर के नीचे अपनी चमक खो बैठी और पूरी तरह से निगल ली गई। बूम बूम बूम, दोनों सेनाएं आपस में टकराईं और विस्फोट हो गया। पूरा क्षेत्र चमकदार सफेद रोशनी से भर गया। इस समय अंतरिक्ष जम गया था और वे दोनों पूरी तरह से टक्कर की ताकत से निगल गए थे। आसपास के लोगों को सिर्फ सफेद रंग का एक विशाल विस्तार ही दिखाई दे रहा था। मंच भी इंच दर इंच टूट रहा था और उग्र ऊर्जा के प्रभाव से बड़ी संख्या में कुचले हुए पत्थर आसमान में उड़ रहे थे। ये बेहद चौंकाने वाला था। रिंग के चारों ओर विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने प्रभाव को रोकने के लिए अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल किया, अन्यथा ये फैल जाता और कई निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाता। बूम बूम बूम, ये गूंजती हुई ध्वनि पूरे शांगयांग शहर के ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। समान रूप से मेल खाता है, समान रूप से मेल खाता है, झोउ चांगफा ने आश्चर्य में खुद से कहा जब उसने ऊर्जा को बिखरते देखा। ऐसी शक्ति का प्रभाव निश्चित रूप से उस स्तर पर था जिसे केवल मार्शल ग्रैंडमास्टर पावरहाउस ही ट्रिगर कर सकते थे। झोउ युशान के पास महान विस्मृति का मंत्र था और वू गुओशुन और जुएमिंग की मदद से यह उचित था कि वह मुश्किल से इस स्तर तक पहुंच सके। युंग सियाओ सिर्फ एक 4 सितारा मार्शल लॉर्ड था और वह अपने नंगे हाथों से लड़ रहा था। वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर जियांग भाइयों के मुंह खुले रह गए और वे अचंभित रह गए। हालांकि लेंग होंगलिंग का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी उसकी आंखें चकित थीं। वह अविश्वास में बुदबुदाया, ये किस तरह का मार्शल कौशल है? ये तो अविचलित स्वर्गीय पुस्तक से भी अधिक है। शिनपी ने अपनी लार निगल ली और बड़ी मुश्किल से कहा, अभी जो 2 मोहरें लगी थीं वे पिछली मोहरों से ज्यादा मजबूत थीं, खास तौर पर स्वर्ग और पृथ्वी की दूसरी मोहर। इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो और सूरज और चांद मंद पड़ रहे हों। झू जिन अवाक रह गया। ये भगवान यांगदी की फ्लोटिंग लाइफ सील की तरह ही दिखता है, लेकिन ये ज्यादा शक्तिशाली है। ये फ्लोटिंग लाइफ सील का ही विस्तार या उन्नत संस्करण लगता है। यांगदी को गु फेयांग का वंश विरासत में मिला है, एओडिजिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या इसलिए युनशियाओ को भी गु फेयांग का वंश विरासत में मिला है? शिनपी की आंखें फड़क उठीं और वह चौंक गया। गु फेयांग को मरे हुए कई साल हो गए हैं, क्या वह उसका कोई शिष्य हो सकता है? उनमें से कुछ ने बेतुके अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। उन्हें पता था कि उनके पास बहुत कम जानकारी है और उनके अंदाजे विश्वसनीय नहीं थे, लेकिन झोउ परिवार के लिए यह एक बिजली गिरने जैसा था, उनके दिलों पर एक बहुत बड़ा झटका। अगर युनशियाओ वास्तव में गु फेयांग के शिष्यों में से किसी एक का उत्तराधिकारी था, तो झोउ परिवार को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गु फेयांग के किस शिष्य को वे अपमानित कर सकते थे? उनका पहला शिष्य हुआ कियानशु 9वें स्वर्ग का एक मार्शल सम्राट था। अगर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष नाखुश था तो एक साधारण हथेली का वार उन्हें राख में बदलने के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ तक कि जियांग भाइयों को भी बुरा लग रहा था। हालांकि भावना को तोड़ने वाला पहाड़ फाइक्रो साम्राज्य में जो चाहे कर सकता था, लेकिन पूरे स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में वह एक फोर्ट के लायक भी नहीं था। मंच पर ऊर्जा का प्रभाव बहुत जल्दी खत्म हो गया। पूरा मंच, जो सबसे मजबूत हरे ग्रेनाइट से बना था, टुकड़ों में बिखर गया था। मंच के कई हिस्से चूर्ण में बदल गए थे। ये दृश्य बेहद शर्मनाक था। सभी ने ठंडी सांस ली जब उन्होंने देखा कि युंग सियाओ अपने शरीर पर खून से लथपथ घावों के साथ गंभीर रूप से खड़ा था। वह विस्फोट के केंद्र में था, लेकिन वह सुरक्षित और स्वस्थ था। इस बीच झोउ युशान का स्वरूप सभी की नजरों से ओझल हो चुका था और यह अज्ञात था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। भीड़ में यूरोंग की आंखें अत्यधिक सदमे से भरी हुई थीं। उसने डरते हुए कहा, युवती, क्या वह वास्तव में 4 सितारा मार्शल लॉर्ड है? यहाँ तक कि वह अभी झोउ युशान के चौतरफा हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। डिंगलिंग की आंखें चमक रही थीं और वह इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रो पड़ी। वह धीमी आवाज में रो पड़ी, मैं जीत गई, मैंने शर्त जीत ली। यह एक मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर की युद्ध शक्ति और चौथे दर्जे के सम्राट की कला के बराबर था। व्यापारी संघ में युवा पीढ़ी के कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? वह निश्चित रूप से तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी और संकट की भूमि को बचाने में सक्षम होगा। युंग सियाओ ने गहरी सांस ली। हालांकि शक्तिशाली प्रभाव से उसका सर्वोच्च तानाशाह शरीर थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन बल का एक बड़ा हिस्सा सीधे उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया, सच्ची क्यूई में बदल गया और उसके डेंटियन में भेज दिया गया। अब न केवल उसने अपनी खपत की गई अधिकांश ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी, बल्कि उसका शरीर भी बहुत जल्दी अवशोषित की गई शक्ति से ठीक हो गया था। यहाँ तक कि उसकी शारीरिक चोटें भी पूरी तरह से गायब हो गई थीं। इस तरह की अत्याचारी शारीरिक शोधन तकनीक के साथ युंग सियाओ को आखिरकार समझ में आ गया कि वह एओ चांगकोन को क्यों नहीं हरा सका। भले ही झोउ युशान उससे एक पूरे क्षेत्र में ऊंचा था, लेकिन वह अभी ऊर्जा हमले का विरोध नहीं कर सका और उसमें फंस गया। बाहर आओ, मुझे पता है तुम अभी मरे नहीं हो।
युंगसियाओ ने अपने सामने पड़े मलबे के ढेर को ठंडे मन से देखा। वह नीचे से झोउ युशान की आभा को महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से वह उसके नीचे दबा हुआ था। क्या हुआ? क्या तुम मृत होने का नाटक करना चाहते हो या समय रोकना चाहते हो? युंगसियाओ ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह व्यर्थ है। पूरे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला में कोई भी मुझे नहीं मार सकता। जो कोई भी मुझे मारना चाहता है वह पहले ही मर चुका है, और तुम कोई अपवाद नहीं हो। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ पूरे अखाड़े में गूंज रही थी। उसके दबंग आभा से भयभीत होकर सभी के दिल कांप उठे और चारों ओर सन्नाटा छा गया। 247 हाथ की लहर से दबाना, बूम! उसके सामने खंडहरों के ढेर से एक तलवार की किरण निकली, जो इंद्रधनुष की तरह अंतरिक्ष में फैल गई और सीधे युनशाओ पर वार करने लगी। मरना, मार डालो! झोउ युशान ने अपनी सारी ताकत वो तलवार में डालते हुए एक शब्द बोला। वह तलवार के साथ एक हो गया, और यह एक निश्चित मारक हमला था। वह पहले से ही खून से लथपथ था, लेकिन वह खुद को रोके हुए था ताकि वह अपनी ताकत जुटा सके और जब वह तैयार न हो तो हमला कर सके। इस पल उसकी उग्र आंखें फिर से खाली हो गईं। उसने सर्वोच्च भावना त्याग तकनीक को उसके चरम पर पहुंचाया और उसके पूरे व्यक्तित्व ने एक ठंडी उदासीनता प्रकट की। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। युंगसियाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने धीरे से अपनी उंगलियां हिलाईं। उसकी उंगली के पिछले हिस्से ने अविश्वसनीय कोण पर हुक पर तेजी से दस्तक दी। एक खनक हुई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। तलवार से ड्रैगन की दहाड़ निकली, मानो उस पर बहुत जोर से चोट लगी हो। झोउ युशान इतना हैरान था कि उसने अपनी तलवार लगभग गिरा दी। युंगसियाओ की उंगली के आकस्मिक इशारे ने न केवल उसकी तलवार की गति को हिला दिया था, बल्कि सीधे उसके आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया था। मेरे चौतरफा हमले को वास्तव में उसने एक उंगली से हल कर दिया था। इस क्रूर तथ्य से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह नरक में गिर गया हो और उसकी पूरी आभा और लड़ने की इच्छाशक्ति बिखर गई हो। क्या शानदार फूल चुटकी वाली उंगली है! शिन पी उनमें से सबसे मजबूत साधना आधार वाला था। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह अत्यधिक भयभीत होकर बोला, ऐसी साधारण उंगली में वास्तव में मार्शल इरादे और स्वर्गीय दाव, साथ ही दुनिया के नियम शामिल हैं। ये ली युंगसियाओ कौन था? मार्शल आर्ट की उसकी समझ इतनी गहरी है कि मैं भी उसे नहीं पकड़ सकता। टकराना! झोउ युशान की छाती पर युंगसियाओ के पैर से रौंद दिया गया और वह खून से लथपथ उड़ गया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता और खून खांसता रहता। इस समय उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। ये ताइशोंग वॉन्किंग की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका आत्मविश्वास और लड़ने की भावना पूरी तरह से कुचल दी गई थी। क्लैंग! फ्रॉस्ट हुक ज़्वेमिंग भी उसके हाथ से उड़ गया और उसके बगल में जमीन में धंस गया। प्रकाश तुरंत गायब हो गया, एकाकी कब्र की तरह। जब से दोनों सेनाएं तितर बितर हुईं, पूरा अखाड़ा खामोश हो गया। सभी लोग हैरान थे और जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब जाकर उन्हें होश आया। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं और वे उस युवक को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भगवान उतर आया हो। अपने अगले जन्म में ज्यादा सावधान रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप नाराज नहीं कर सकते। युनशाओ ने झोउ युशान को देखा, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, और उसके सिर पर पैर रख दिया। झोउ परिवार के सभी लोग चिंतित थे, लेकिन गोल्डन क्रो दिव्य अखाड़ा एक द्वंद्व युद्ध का मैदान था जो फायर क्रो साम्राज्य में हजारों सालों से चला आ रहा था। किसी ने भी कभी नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी, यहाँ तक कि शाही परिवार ने भी नहीं। अखाड़े में जीवन और मृत्यु का निर्णय स्वर्ग द्वारा किया जाता था। रुकना! ये देखकर कि युंगसियाओ उसे मारने वाला था, जियांग वूजी अब खुद को रोक नहीं सका और बाहर भाग गया। एक झटके में वह मैदान में उतरा और युंगसियाओ पर एक हथेली फेंकी। अविचलित स्वर्गीय पुस्तक को आगे बढ़ाने के अलावा दोनों भाई झोउ युशान की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार थे। झोउ युशान को विस्मृति की स्वर्गीय पुस्तक और ज़्वेमिंग विरासत में मिली थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से भावना विच्छेदन पर्वत का अगला उत्तराधिकारी था। अगर वे इस तरह मारे गए तो वे वापस जाकर खुद को समझा नहीं पाएंगे। तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हारे परिवार की ओर से तुम्हें अनुशासित करने जा रहा हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर 2 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर के रूप में उन्होंने तुरंत युंगसियाओ की आभा को दबा दिया। उनके हाथ में ताड़ की हवा और भी निर्दयी थी और वास्तव में एक बेहोश हत्या का इरादा चमक रहा था। शिन पी और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। जियांग वूजी खुलेआम द्वंद्वयुद्ध के नियमों को चुनौती दे रहा था, लेकिन वह मन ही मन झोउ युशान को इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए वह ठंडे मन से देखते हुए अपने चेहरे पर एक गहरे भाव के साथ देख रहा था। कौन परवाह करता है? तुम्हारी बहन? बूढ़े आदमी, क्या तुम अभी भी चेहरा चाहते हो? चूंकि तुम्हें अब अपने चेहरे की परवाह नहीं है, तो घुटनों के बल बैठ जाओ। युंगसियाओ की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। वह झोउ युशान के सिर को अपने पैर से कुचलने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंत अपना दाहिना पैर वापस खींच लिया। उसके हाथों में सुनहरे टैडपोल जैसे कई अक्षर दिखाई दिए, जो एक प्रतीक बन गए जिसने जियांग वूजी को धक दिया। क्या कहा आपने?
जियांग वूजी गुस्से में भर गया और चिल्लाया, तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते, तुम अपने मार्शल दाओ वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं जानते। अगर मैं आज तुम्हें मार भी दूं तो मुझे कोई अन्याय नहीं लगेगा। उसने अपनी हथेली की ताकत बढ़ा दी। अचानक उसका दिल कांप उठा। उसने घबराकर अपना सिर उठाया और पाया कि उसके प्रतिद्वंद्वी की आंखें चमक रही थीं। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत उसके दिमाग में प्रवेश किया और वह अपना दिमाग खो बैठा। अच्छा नहीं है, ये वास्तव में आत्मा पर हमला है। जियांग वूजी का दिल सदमे से भर गया। जिस क्षण उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया, उसे अपने घुटनों से आने वाला एक भयंकर दर्द महसूस हुआ। भारी दबाव से उसके पैर नरम पड़ गए और वह प्लॉप की आवाज़ के साथ घुटनों के बल बैठ गया। क्या क्या हो रहा था? वह सचमुच घुटनों के बल बैठ गया। सभी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मैं अंधा हूं। एक मार्शल ग्रैंडमास्टर विशेषज्ञ उसके सामने घुटने टेके। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम केक बेच रहे हो। मैंने जो देखा वो सच नहीं हो सकता, है ना? अभी क्या हुआ? क्या? मैंने तो बस अपनी आंखें झपकाईं। ऐसी बेतुकी बात कैसे हो सकती है? आसपास के लोग तो बेचैन थे ही। स्टैंड में बैठे कुलीन लोग भी इतने हैरान थे कि वे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हैरानी थी, उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं, वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। पफिट, जियांग वूजी का दिमाग खाली हो गया। शर्म और गुस्से से उसने मुंह में खून थूक दिया। कितना हिम्मतवर कुत्ता! तूने एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ को अपने सामने घुटने टेकने की हिम्मत कैसे की? मरो मरो मरो! उसने लगातार 3 बार मर जाओ शब्द चिल्लाया और उसकी आभा चरम पर पहुंच गई। वह लगभग फटकर मरने ही वाला था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मर जा बहन, तू खड़ी होना चाहती है? किसने अनुमति दी? घुटने टेकती रह। युंगसियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसके हाथों के इर्द गिर्द तैरते हुए ड्रैगन की तरह सुनहरे टैडपोल के रूम घूम गए और उसकी भौहों के बीच से एक सुनहरी किरण निकली जो एक विशाल दिव्य क्षेत्र की पट्टिका में बदल गई और जियांग वूजी पर दबाव डाला। दिव्य क्षेत्र की पट्टिका सुनहरी रोशनी से चमक उठी और युनश्याओ के हाथ के निशान के साथ विलीन हो गई तथा स्वर्ग और पृथ्वी को खींचकर नीचे गिरा दिया। जियांग वूजी इतना शर्मिंदा और क्रोधित था कि वह पागल होने वाला था। उसके पैर झटके से झटके खा रहे थे और वह खड़ा होने वाला था। अचानक उसने महसूस किया कि आसमान से एक शक्तिशाली बल नीचे आ रहा है। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर कई पहाड़ गिर गए हों। वह फिर से घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। जियांग वूजी का पूरा शरीर खून से लाल हो गया था। उसने अपने शरीर में मौजूद सारी असली क्यूई को अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और गिरती हुई दिव्य क्षेत्र की पट्टिका को तोड़ने की कोशिश की। वूजोंग की ताकत के साथ, चाहे दूसरा पक्ष कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, वह फिर भी मर जाएगा। उसने तुरंत कई बार मुक्का मारा। 6 दिशाओं में एक बहुत बड़ी शक्ति हिल गई, मानो वह सारे दमन को तोड़ना चाहती हो। तथाकथित 6 दिशाओं का क्षेत्र ब्रह्मांड में 6 दिशाओं की शक्ति को समझना और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की झलक देखना था। हवा में उड़ने के लिए गति का उपयोग करना पर्याप्त था। बूम बूम बूम! मुट्ठी से हवा निकली और एक पल के लिए क्यूई रिंग में बाहर निकल गई। आसपास के लोग इतने डर गए कि वे घबराकर पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें फंसाया न जाए। क्या एड्स बाय पब फ्यूचर दर्शक दीर्घा में बैठे विशेषज्ञों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। चाहे जियांग वूजी ने कैसे भी हमला किया हो, उसकी मुट्ठी से निकली हवा उस जगह को नहीं भेज सकती थी जिसे दिव्य क्षेत्र की पट्टिका ने दबा रखा था। दिव्य लोक की पट्टिका गड़गड़ाहट के साथ गिर पड़ी, मानो उसे रोका ही न गया हो। जियांग वूजी का दिल कांप उठा, क्योंकि उसके दिल में मौत की आभा छा गई थी। उसने संतुष्टि और अविश्वास के साथ देखा कि कैसे दिव्य हथियार नीचे उतरा। उसकी आंखों में एक चकित और निराशा भरी नजर थी। वो एक ग्रैंडमास्टर थे, फिर भी वो इतने कमजोर थे। झोउ युशान भी निराशा में था। जियांग वूजी उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था और दिव्य क्षेत्र की पट्टिका ने अंतरिक्ष को घेर लिया था, इसलिए वह भी इससे बच नहीं सकता था। वह डर कर चिल्लाया, दी मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। बूम! दिव्य लोक की पट्टिका ने बिना किसी रहस्य के पृथ्वी को दबा दिया। पृथ्वी कांप उठी और चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। एक एक करके अस्पष्ट अक्षर चमके और गायब होने से पहले स्तंभ पर बह गए। मत करो बड़े भाई! जियांग वुवेई का दिल कांप उठा और वह सदमे में चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। युशान! झोउ यांगबियाओ भी उन्माद में था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। झोउ चांगफा का शरीर लगातार कांप रहा था और वह तुरंत बूढ़ा हो गया। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली और कांपने लगे। जियांग वूजी और झोउ युशान के पास दमन के तहत बचने का कोई मौका नहीं था। क्या उनकी पीढ़ी के एक मार्शल ग्रैंडमास्टर की वास्तव में इतनी कायरतापूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी? उसके सामने सब कुछ एक सपने जैसा था। कोई भी इस पर यकीन नहीं कर सकता था और पूरी जगह अचानक एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। बड़े भाई! जियांग वुवेई की दिल दहला देने वाली आवाज ने सभी को चौंका दिया। मंच के बीच में खड़े उदासीन व्यक्ति को देखते ही उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। शिन रुयू का दिल भी ठंडा हो गया।
वह पहले से ही एक बड़ी लड़ाई के इरादे से भरा हुआ था और उनसे मुकाबला करना चाहता था। दूसरे पक्ष ने वास्तव में अपने हाथ को ऊपर उठाकर एक वुज़ोंग को मार डाला था। लिंग होंगलिंग की खूबसूरत आंखें भी चकरा गई थीं और उसका दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसे युंगसियाओ की ताकत के बारे में एक निश्चित समझ होनी चाहिए। कुछ महीने पहले तियानशुई में, हालांकि वह केवल एक महान मार्शल मास्टर था, उसने जो युद्ध शक्ति दिखाई थी वह पहले से ही एक मार्शल लॉर्ड के स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह पहले से ही एक मार्शल लॉर्ड था, लेकिन वह अपने हाथ की एक लहर से एक मार्शल महान मास्टर को मार सकता था। यह सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा उल्लंघन था। न केवल वे, बल्कि दर्शकों में मौजूद सभी विशेषज्ञ, साथ ही भीड़ में छिपे प्रमुख संप्रदायों और ताकतों के विशेषज्ञ, जिनमें डिंगलिंगर और अन्य शामिल थे, अपनी आंखें रगड़ रहे थे, खुद को चुटकी काट रहे थे और अपने सिर को जोर से थपथपा रहे थे, इस स्वप्न जैसे दृश्य से जागने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरे बड़े भाई को मारने की हिम्मत की। तुमने मेरे भावनात्मक रूप से टूटे पहाड़ के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मर जाना चाहिए। जियांग वुवेई ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे अब नियमों की परवाह नहीं थी और वह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। बूढ़ी भूत झोऊ, तुम्हारे पोते की दुखद मौत, क्या ये हो सकता है कि तुम अभी भी अविचल हो? झोऊ चांगफा का चेहरा गहरे दुख से भर गया और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। झोऊ यांगबियाओ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अंत में वह खुद को प्रकाश की किरण में बदलने और जियांग वुवेई के साथ युंगसियाओ पर हमला करने से नहीं रोक सका। झोऊ परिवार के मुखिया के रूप में झोऊ युशान की हार और मृत्यु ने आज पूरे झोऊ परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य को तहस नहस कर दिया था। अब नियमों और प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए वह पागलों की तरह आगे बढ़ा, युंगसियाओ को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया? क्या ये दो कुत्तों को मारने से अलग है? अपने हाथ की ताली के साथ युंगसियाओ ने तुरंत दिव्य क्षेत्र की गोली को अपने ग्लेबेला में वापस रख दिया। अखाड़े में एक विशाल अथाह छेद दिखाई दिया और जियांग वूजी कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे डर था कि वहां कोई हड्डियां नहीं बची होंगी और वह कीचड़ में बदल जाएगा। अरे, भावनहीन तानाशाह हथेली! जियांग वुवेई की हथेली आसमान को चाकू की तरह चीरती हुई युंगसियाओ पर टूट पड़ी। युद्ध भेड़िया का दिव्य पंजा! झोऊ यांगबियाओ ने 5 उंगली वाले हुक के साथ पीछा किया। जियांग वूजी को मारने का अद्भुत प्रभाव उसे चौंका कर ही हासिल किया जा सकता था। इस समय 2 मार्शल ग्रैंडमास्टर्स के सेना में शामिल होने के कारण युंगसियाओ के पास उनसे लड़ने का कोई मौका नहीं था। उसकी भौहों के बीच की जगह टिमटिमा उठी और अचानक उसके सामने एक हरे रंग की लौ प्रकट हुई। वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और खिलती गई और उसकी रक्षा करने लगी। 248 अध्याय 248 शब्दों से अच्छा नहीं। ब्लू लोट्स अर्थ फायर। स्टैंड में बैठे सभी विशेषज्ञों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस तरह की स्वर्गीय आग जिंग्यांग हुओ की थी और इसे बाद में यानवू के रहस्यमय मार्शल सम्राट ने ले लिया था। जैसी कि उम्मीद थी, सभी के दिल कांप उठे और उनकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं। हरे लोट्स ग्राउंड फायर से एक आकृति उभरी और वह डुआन यू थी। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था क्योंकि उसने दोनों हाथों से हवा को पकड़ रखा था। 2 लपटें उसकी हथेलियों में उतरीं और पंखुड़ियों में बदल गईं जो हवा में तैरती हुई जियांग वुवेई और झोऊ यांगबियाओ की ओर उड़ गईं। फूल की पंखुड़ियां मुरझा गईं और वह सुंदर और उदास था। दूसरी ओर जियांग वुवेई और झोऊ यांगबियाओ को लगा जैसे वे नरक में गिर गए हैं। उनके मन में मौत की आभा उमड़ पड़ी और उनके मन में जो नफरत थी वह तुरंत गायब हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और पीछे हट गए। वे 3 सितारा मार्शल सम्राट के हमले का विरोध कैसे कर सकते थे? जैसे ही वे दोनों निराश होकर पीछे हट रहे थे, अचानक एक आकृति प्रकट हुई और जोर से चिल्लाते हुए उन पर थप्पड़ मारा। ये गिरती हुई पंखुड़ियों से टकराया और एक शक्तिशाली बल के साथ फटा, जिससे वे तीनों उड़कर स्टैंड पर जा गिरे और जमीन पर रखी टाइलें को चल गईं। हमलावर झोऊ चांगफा था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी वह नुकसान में था। दूसरा पक्ष केवल 3 सितारा मार्शल सम्राट था और उसकी आभा उसकी खुद की आभा से भी कमजोर थी। हालांकि उसने वास्तव में उसे ब्लू लोट्स अर्थ फायर की शक्ति से दबा दिया था। तुम कौन हो? मेरी भावनाओं को चीरने वाले पहाड़ के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? जियांग वुवेई को झटका लगा और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। भावनाओं को चीरने वाला पहाड़ एक ऐसा अस्तित्व था जो पूरे फाइक्रो साम्राज्य में जो चाहे कर सकता था और उसे पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बड़े भाई की मौत ने उसे दुखी कर दिया। डुआन यू ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। फिर वह आसमान से उतरा और धीरे धीरे युनशाओ के पीछे खड़ा हो गया। युंगसियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, भावनाओं को चीरने वाले पहाड़ से लेंग जिंगबो भी मर जाएगा अगर वह मुझे अपमानित करता है। तो भावनाओं को चीरने वाले पहाड़ से एक कुत्ते या एक निजी शिष्य की तो बात ही छोड़िए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली और उनकी हथेलियां ठंडी हो गईं। लेंग शिंगबो किस तरह का व्यक्ति था? वह भावना विच्छेदन पर्वत का स्वामी था। फाइक्रो साम्राज्य के 3 महान विशेषज्ञों में से एक था।
जूटियन संप्रदाय के क्यू ई फैंग और स्वर्गीय रत्न संप्रदाय के कुई सोंघे के साथ वे पूरे फाइक्रो साम्राज्य में मार्शल आर्ट के लगभग प्रतीक थे। क्या उसे पता था कि वह क्या कह रहा है? उसने वास्तव में ऐसे अहंकारी शब्द कहने की हिम्मत की? क्या उसे मुसीबत में पड़ने का डर नहीं था? लिंग होंगलिंग की आंखें क्रोध और ठंडक से भरी हुई थीं। जियांग वुवेई भी दंग रह गया। उसने अविश्वास में कहा, तुम सच में अज्ञानी और निडर हो। तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। तुम वास्तव में ऐसे देशद्रोही शब्द कहने की हिम्मत करते हो। मुझे खेद है, युंगसियाओ ने नाक भान से कोड़ी। मैं युवा और अनुभवहीन हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे बात करनी है। सभी ने राहत की गहरी सांस ली। धिक्कार है, इस बदमाश को मृत्यु शब्द का उच्चारण भी आता था। हालांकि उसने भावनाओं को चीरने वाले पहाड़ के लोगों को मार डाला था और इतनी बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई थी। अब जब उसे पता था कि उसे पछताना है, तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। सभी के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था। देखना चाहते थे कि वह इसे कैसे समाप्त करेगा। भीड़ में डिंगलिंगर भी गंभीर और चिंतित दिख रहा था। सबकी आंखों में देखते हुए युंगसियाओ ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं एक सीधा सादा व्यक्ति हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी भी तरह से नाराज किया है कियान, तो तुम लेंग जिंगबो को बुलाकर मुझे काटने के लिए कह सकती हो। हुआला, उसके शब्दों ने तुरंत उसके आसपास के लोगों को बेहोश कर दिया और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये पता चला कि वह वास्तव में मृत्यु शब्द का उच्चारण नहीं जानता था। यहाँ तक कि डुआन यू भी लगभग गिर गया और वह शर्मिंदा लग रहा था। पफिट, जियांग वुवेई डुआन यू की हथेली के प्रहार के झटके से अपनी आंतरिक चोटों से पहले ही उबर चुका था। जब उसने ये पागलपन भरे शब्द सुने तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत मुंह से खून थूक दिया। उसे अपने सीने में एक असामान्य जकड़न महसूस हुई। तुम बहुत काया हो। एक लाल आकृति चमकती हुई गुजरी। लेंग होंगलिंग का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उसकी आंखें ठंडी थीं। युवा मास्टर युन, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगी। मैं आज के मामले की रिपोर्ट निश्चित रूप से पिताजी को दूंगी। उसकी नज़र फ्रॉस्ट हुक और जुएमिंग पर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। मेरे पिता ने 40 से अधिक वर्षों तक इस तलवार को संभाला है और कभी पराजित नहीं हुए हैं। मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ दूंगी और भविष्य में मैं इसे खुद वापस ले जाऊंगी। जैसे ही लेंग होंगलिंग ने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा टिमटिमा उठा। दूर तक लाल रोशनी की एक किरण उड़ती हुई दिखाई दी। वह वास्तव में बहुत लापरवाह थी। जियांग वुवेई का चेहरा बेहद उदास था और वह नफरत से युंगसियाओ को घूर रहा था। फिर वह पलटा और जल्दी से युंगसियाओ का पीछा करने लगा। युंगसियाओ की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए हवा में हथियार उठाने की कोशिश की। वू गौशुंग और जुएमिंग तुरंत उसके हाथ में आ गए। उन्हें ध्यान से देखने के बाद उसने प्रशंसा की, बुरा नहीं है, ये वास्तव में एक अच्छा हथियार है। इसे काफी पैसे में बेचा जा सकता है। फुट, सब फिर बेहोश हो गए। छठी श्रेणी का सबसे बड़ा हथियार, एक अमूल्य खजाना, इसे कैसे बेचा जा सकता है? झोउ परिवार के सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए, मानो वे पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हों। अन्य 3 मुखिया भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे। हालांकि वे भी झोउ परिवार को शर्मिंदा होते देख खुश थे, लेकिन युंगसियाओ की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। शिनपी धीरे से खड़ी हुई और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, आपकी जीत के लिए बधाई, युवा मास्टर युन। युंगसियाओ ने वुगो तलवार को एक तरफ रख दिया, कुछ कदम लापरवाही से चला, फिर शिनपी को घूरते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों से जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा तय की जाती है और गोल्डन क्रो गॉड एरिना के नियम लोहे की तरह कठोर हैं। हम्फ, मेरे जीतने के बाद लोग एक के बाद एक मुझे मारने आए। नियम वास्तव में लोहे की तरह हैं। उन्होंने टाई शब्द का उच्चारण और भी स्पष्ट रूप से किया और ये दूर दूर तक फैल गया। पूरा शांगियांग शहर इतना हैरान था कि उनके कान बजने लगे। शिनपी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने बेहद बदसूरत भाव से कहा, यह सच है कि मैंने इस मामले में अच्छा काम नहीं किया। जियांग वूजी को पहले ही युवा मास्टर युन ने मार डाला है। जहां तक झोउ परिवार की बात है, मैं निश्चित रूप से उन्हें कड़ी सजा दूंगा। दुनिया को जानना चाहिए और मार्शल आर्ट का सम्मान करना चाहिए। हजारों सालों में जब से गोल्डन क्रो गॉड एरिना फाइक्रो साम्राज्य में था, किसी ने कभी भी नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। जीतने के बाद युनशियाओ पर कभी भी एक के बाद एक हमला नहीं किया गया था। अब जब वह इस बिंदु पर टिके हुए थे, तो यह वास्तव में फाइक्रो साम्राज्य के शाही परिवार के चेहरे पर एक बड़ा झटका था। युंगसियाओ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सभी ने जो कहा उस पर विश्वास किया है? जहां तक इस बात का सवाल है कि सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। शिनपी गुस्से में था, लेकिन यह सोचकर कि दूसरा पक्ष भावनाओं को चीर देने वाले पहाड़ से भी नहीं डरता, वह शायद उसे फांसी पर नहीं लटकाएगा। वह केवल अपनी सांस निगल सकता था और अपनी आवाज कम कर सकता था। तुम क्या चाहते हो? उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए युंगसियाओ ने हंसते हुए आवाज में संदेश भेजा, घबराओ मत, इस दुनिया में हर चीज पर चर्चा की जा सकती है। मैं बस कुछ जीवन शक्ति के पत्थर जोड़ दूंगा और दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं।
नहीं तो मैं इसे एक फास्ट ट्रैक में बदल दूंगा और कल सड़कों और गलियों में गाऊंगा। शिनपी ने चौंक कर कहा, अगर ऐसा होता तो फाइक्रो साम्राज्य का शाही परिवार अपना सारा मान खो देता। उसने दांत पीसते हुए कहा, कितना? युनशाओ ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसकी आंखों के सामने लहराई। 10 लाख मध्यम दर्जे के आदिम पत्थर। शिनपी की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी और उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी भूख वाकई बहुत बड़ी है। युंगसियाओ की आंखें सिकुड़ गईं और वह अचंभित होकर बोला, 10 मिलियन? लॉर्ड शिन, आप अपने चुटकुले जारी रख सकते हैं। यहाँ तक कि झोउ परिवार भी इतनी आसानी से 60 मिलियन निकाल सकता है। आप शाही परिवार से हैं, महामहिम के चाचा हैं। क्या आप में 10 मिलियन निकालने की हिम्मत है? शिनपी दंग रह गया और उसे लगा कि उसके दिमाग में हलचल मच गई है। उसने घबराए हुए और हताश होकर कहा, तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम वाकई 100 मिलियन मांगने की हिम्मत कर सकते हो? तुम पागल होगे और गरीब होगे। युंगसियाओ का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, मैं मूल रूप से आपके साथ एक अच्छी चर्चा करना चाहता था, लेकिन चूंकि लॉर्ड शिन को इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे भूल जाए। कल सुबह फास्ट ट्रैक सुनने के लिए प्रतीक्षा करें। शिनपी इतना गुस्सा हुआ कि उसे खून की उल्टी होने लगी। ठीक है, 100 मिलियन ही है। हालांकि यह रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह इसे वहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा ये वास्तव में झोउ कबीले और भावनाओं को चीरने वाले पहाड़ थे जिन्होंने नियम तोड़े और द्वंद्व के बाद हमला किया। मैं तुम्हें 100 मिलियन प्राइमवल स्टोन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी, उसने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा। शिनपी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन ये चमक युनशाओ की आंखों से नहीं बच पाई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, यह एक अलग मामला है। पहले मुझे एक्सप्रेस शुल्क के रूप में 100 मिलियन प्राइमवल स्टोन दे दो, हम बाद में शर्तों के बारे में बात करेंगे। शिनपी दंग रह गया। क्या यह वाकई 15 साल का लड़का था? अगर यह कोई आम इंसान होता तो शायद वे इतने बड़े आदिम पत्थर के बारे में सुनकर इतने खुश होते कि पागल हो जाते। फिर भी उसका मन इतना शांत और साफ कैसे हो सकता है? उसे लगा जैसे 15 साल का लड़का वही है और दूसरी पार्टी बूढ़ी लोमड़ी है। शिनपी ने असहायता से सिर हिलाया और कहा, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगी। उसकी नज़र झोउ परिवार पर पड़ी और वह तुरंत तेज हो गया। उसने ठंडी सांस ली और कहा, झोउ यांगबियाओ, झोउ परिवार के मुखिया के रूप में गोल्डन क्रो दिव्य चरण के नियमों को तोड़ दिया। उसे 3 बार काटा जाएगा और 6 बार छेदा जाएगा, फिर उसे 3 साल के लिए काले तालाब में फेंक दिया जाएगा। सबके चेहरे अचानक बदल गए, उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए। झोउ यांगबियाओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कड़वाहट थी। तथाकथित 3 चाकू और 6 छेद इतने बुरे नहीं थे, ये सिर्फ 3 तीखे ब्लेड थे जो छाती में घुस गए और शरीर में 6 बड़े छेद हो गए। अपने मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर साधना के साथ ये कुछ भी नहीं था। काला पानी बेहद संक्षारक था, यहाँ तक कि एक मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर भी अगर 3 साल तक इसमें भिगोया जाए तो सफ़ेद हड्डियों में बदल जाएगा। हालांकि झोउ परिवार की नींव बहुत गहरी थी। स्वाभाविक रूप से उनके पास काले पानी को उसके शरीर में प्रवेश करने से रोकने का एक तरीका होगा। द्वंद्व युद्ध खत्म हो गया है, सब लोग तितर बितर हो जाओ। शिनपी की ठंडी आंखें पूरे दृश्य में फैल गईं और उनका दबाव फैल गया, जिससे लोगों को घुटन महसूस हुई। शो खत्म होते देख भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन हर तरफ गालियां ही गालियां थीं। अगर कोई ध्यान से सुने तो पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर लोग झोउ परिवार को बेकार बताकर डांट रहे थे। अगर कोई और समय होता तो झोउ परिवार पहले ही मारने के लिए आगे बढ़ चुका होता, लेकिन इस समय कोई भी ऐसा करने के मूड में नहीं था। इसके अलावा वहां बहुत सारे लोग थे और वे सभी शर्त हार चुके थे, इसलिए वे उन सभी को नहीं मार सकते थे। जो लोग जीते वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी अच्छी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए युनशाओ को अंगूठा दिखाया। भाई वांग चेन, किस्मत बनाने के लिए बधाई हो, चेन शियाओलान ने हंसते हुए कहा। वांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें ये भाग्य से मिला है, लेकिन ये ली युनशियाओ हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मो जिकियान का चेहरा काला पड़ गया और वह सूंघ कर बोला, ये झोउ युशान वास्तव में बेकार है। हालांकि वे तीनों हमेशा एक साथ इकट्ठा होते थे, लेकिन उन्होंने झोउ युशान की मौत पर कोई दया नहीं दिखाई। इसके बजाय वे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक कुलीन परिवार में जन्मे वो मानवीय रिश्तों की ठंडी और उदासीन प्रकृति के आदी थे। ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हमला करते थे और उन्हें लंबे समय से ठंडे खून वाले होने की ट्रेनिंग दी गई थी। तीनों कुलीन परिवारों के मुखिया भी खड़े हो गए। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। झोउ युशान की दुखद मौत ने झोउ परिवार और भावनाओं के बीच के रिश्ते को तोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन जूनियर को खो दिया था। झोउ परिवार स्वर्ग से नरक में गिर गया था और यह कुछ ऐसा था जिसे देखकर वे खुश थे। भाई यांग बियाओ, लंबे बालों वाले बुजुर्ग, अखाड़े में जीवन और मृत्यु का फैसला स्वर्ग करता है। मोदी ने उसे बेशर्मी से सांत्वना दी। उसका स्वर नीरस और खाली था, विलाप का कोई संकेत नहीं था। अन्य 2 मुखियाओं ने भी नाटक किया और तुरंत अपने कनिष्ठों के साथ चले गए।
249 अध्याय 249 महान फसल। शिन पी वहीं खड़ा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। फिर उसने आह भरी और कहा, चलो चलें। उसने अपना सिर उठाकर शिन रुयू को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए चेतावनी दी, मुझे पता है कि तुम आश्वस्त नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ, उस ली युंगसियाओ को मत छूना, भविष्य में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। शिन रुयू थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने हाथों को बहुत असहज तरीके से मोड़ा और कहा, हाँ दादाजी। शिन पी ने सिर हिलाया। उसी समय उसने यू ज्यूलिन की ओर देखा, जो काले लबादे में लिपटी हुई थी, कुछ डर के साथ। फिर वह झू जिन और एओ डिजिया के साथ चला गया। शिन रुयू चुपचाप बैठ गया, दूरी पर युनशाओ को देखा और बुदबुदाया, अंकल यू, हमें क्या करना चाहिए? यू ज्यूलिन का चेहरा काले लबादे से प्रकट हुआ। उसने दूर से डार्क थंडर को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे ली युंगसियाओ को छूना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इस राक्षस जानवर को पकड़ना ही होगा। शिन रुयू के हाव भाव में थोड़ा परिवर्तन आया और उसकी आंखों में निर्दयता के भाव प्रकट हुए। उसने थोड़ा सिर हिलाया। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। जो लोग आहें भर रहे थे और करा रहे थे, वे सभी घर जाकर सो गए और अपनी पत्नियों को अपना गुस्सा निकालने के लिए ढूंढने लगे। जो लोग बहुत खुश थे, वे अपने चिप्स लेने के लिए विभिन्न प्रमुख सट्टेबाजी स्टेशनों पर पहुंचे। चूंकि ऑड्स बहुत अधिक थे, इसलिए कई कैसीनो तुरंत बंद हो गए। कई लोग आदिम पत्थर नहीं दे पाए और उन्हें शहर के बीचों बीच पीट पीट कर मार डाला गया। जिया रोंग और ली चांगफेक की व्यवस्था के तहत यानवू के लोगों ने पहले ही पल जीत के लिए आदिम पत्थरों का आदान प्रदान किया था। उन्होंने कुल मिलाकर 20 मिलियन से अधिक मध्यम श्रेणी के आदिम पत्थरों को इकट्ठा किया था। ये राशि इतनी बड़ी थी कि वे दोनों सदमे से लगभग बेहोश हो गए थे। चलो हम भी वापस चलते हैं, मिस। यूरोंग ने डिंगलिंगर की ओर देखा, जो अचंभित थी, और कहा, मिस। डिंगलिंगर ने भौहें सिकोड़ी और चिंतित दिखाई दिया। दूर से युंगसियाओ को एक नज़र देखने के बाद वो चुपचाप चला गया। यूरोंग उसके पीछे पीछे चला, लेकिन वह बहुत शांत था। युंगसियाओ की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और वह अपने हाथ की एक लहर से मार्शल ग्रैंडमास्टर को भी मार सकता था। ऐसी लड़ाकू ताकत पूरे स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में भी दुर्लभ थी। फाइक्रो साम्राज्य की तो बात ही छोड़िए, यांग शहर में 2 प्रमुख प्रतियोगिताओं में कोई समस्या नहीं होगी। वह डिंगलिंग एर की दूरदर्शिता और गर्व की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वह क्यों चिंतित थी, इसलिए वह अंततः पूछने से खुद को रोक नहीं सका। डिंगलिंगर की आंखें चमक उठीं और उसने आह भरी, जो पक्षी आगे बढ़ता है उसे गोली मार दी जाती है। अब वह समय आ गया है जब सभी ताकतें बढ़ रही हैं। उसने अपनी ताकत बहुत पहले ही उजागर कर दी है और फाइक्रो साम्राज्य के पूरे उच्च वर्ग को नाराज कर दिया है, साथ ही पहाड़ को चीरने वाली भावना को भी। मुझे डर है कि वह परेशानी खड़ी करेगा। यू रोंग भी गहरी सोच में पड़ गया। अगर वह मारा गया तो हमारा क्या होगा? क्या हमें उसकी रक्षा के लिए तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी की सेना को जुटाना चाहिए? डिंगलिंगर ने एक पल के लिए सोचा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। हम उसके कार्यों का अनुमान नहीं लगा सकते। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र उथल पुथल की स्थिति में है। अगर हम जल्दबाजी में अपनी सेनाएं जुटाते हैं तो मुझे डर है कि इससे सभी दिशाओं में झटका लगेगा। अगर अन्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को युवा मास्टर यूं और हमारे बीच के रिश्ते का पता चलता है तो मुझे डर है कि यह और भी खतरनाक होगा। और जबकि वह होशियार से ज़्यादा लापरवाह और बहादुर लगता है, वह वास्तव में बहुत सावधान और योजनाओं से भरा हुआ है, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं देख सकता। उसने गहरी निगाह से आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। सिर्फ हाथ उठाकर वुज़ोंग को मार डालने में सक्षम होना, वह अजीब गहन स्तर का हथियार, निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट शिष्य को प्रशिक्षित करने और इतनी मजबूत नींव रखने में सक्षम होना। ली युंगसियाओ, ओह ली युंगसियाओ, आपके पीछे कौन सी शक्ति है? अचानक आकाश में बिजली चमकी जब युनशाओ डार्क थंडर पर सवार होकर शांगियांग शहर के ऊपर से एक दिशा में जा रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर डिंगलिंग एर चौंक गई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। असंख्य खजाने का भंडार, क्या ये हो सकता है कि उसके पीछे की शक्ति वास्तव में असंख्य खजाने का टॉवर है? कुछ समय के लिए लगभग सभी सेनाओं की नजरें असंख्य खजाना टॉवर पर केंद्रित थीं। कुछ देर बाद असंख्य खजाने की दुकान के सबसे आलीशान वीआईपी कमरे में यिन झाओयांग के चेहरे पर कड़वाहट थी और उसका सिर झुका हुआ था। उसने खूबसूरत नौकरानियों को चाय और पानी डालने का निर्देश दिया और मेहमानों का उच्चतम मानकों के साथ स्वागत किया। युंगसियाओ ने अनिच्छा से सुंदर महिला से नजरें हटा ली और हल्की मुस्कान के साथ यिन झाओयांग की ओर मुड़ी। क्या हुआ, एल्डेयिन मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं? मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, यिन झाओयांग ने जल्दी से कहा। युवा मास्टर युन का यहाँ तक आना सम्मान की बात है, मुझे बस खेद है। लेकिन क्या? मुस्कुराते हुए युनशाओ ने सुगंधित चाय का एक कप उठाया और एक घूंट लिया। दूसरी ओर डुआन यू ने खुद को हवा की तरह समझा और मेज पर रखी हुई उत्तम पेस्ट्री को बिना किसी हिचकिचाहट के उठाया और उनका स्वाद लिया। उसकी आंखें विकृत दृष्टि से कमरे में मौजूद कुछ खूबसूरत महिलाओं पर टिकी हुई थीं।
यिन झाओयांग ने हिम्मत जुटाई और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बस इतना ही है कि युवा मास्टर यू ने अभी अभी इतना बड़ा हंगामा किया है और आप मेरे असंख्य खजाने के टॉवर में आ गए हैं। ये हर कोई इसे कैसे देखेगा? मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर यू के कार्यों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? युन शाओ हंसा। मैं यहाँ सिर्फ एल्डरयिन को पिछली बार आपके उदार ऋण के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। जब से हमने पैसे उधार लिए हैं, एल्डरयिन बंद कमरे में साधना कर रहे हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला। मैं इस बार बस गुजर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। एल्डरयिन, क्या आपको लगता है कि मैं अर्थहीन हूँ, या क्या उसे ये गलतफहमी हो गई कि मैं पैसे लौटाने आया हूँ? अब हमारे पास नकदी की कमी है। ये धनराशि बहुत बड़ी है और इसे लौटाने में हमें कुछ और दिन लगेंगे। उसके चेहरे पर एक खराब भाव था और वह दिखावटी ढंग से अपना सिर हिला रहा था, लगातार आहें भर रहा था। यिन झाओयांग अपने दिल में कोस रहा था, तुम बकवास कर रहे हो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। कौन नहीं जानता कि तुमने पिछली बार झोऊ परिवार से कितने सारे आदिम पत्थर निकाले थे। तुमने इस बार भी उनसे पैसे लिए और तुम अभी भी गरीब होने का रोना रो रहे हो। अभी फाइक्रो साम्राज्य में असंख्य खजाने की दुकान की शाखा की संयुक्त संपत्ति भी तुम्हारे जितनी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या मतलब है। तुम बस असंख्य खजाने के टॉवर को तूफान की आंख में खींचना चाहते हो और अपनी ढाल बनना चाहते हो। उसने मन ही मन ये सोचा, लेकिन फिर भी वो हंसा और बोला, युवा मास्टर यूं मजाक कर रहा होगा। ये रकम कोई बड़ी रकम नहीं है और यह असंख्य खजानों के भंडार के लिए कुछ भी नहीं है। जब युवा मास्टर यूं ज्यादा अमीर हो जाएगा तो इसे वापस करने में बहुत देर नहीं होगी। हालांकि वह अपने मन में कोस रहा था, लेकिन उसने सतह पर दूसरे पक्ष को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल शांत और उदासीन होने का दिखावा कर सकता था, चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद एल्डरयिन, युंग सियाओ बहुत खुश थी। धन्यवाद। असंख्य खजाने की दुकान वास्तव में समृद्ध और उदार है। मैं वास्तव में यहाँ कुछ आदिम पत्थर उधार लेने आया था। मुझे चिंता थी कि असंख्य खजाने की दुकान की पूंजी नहीं चल पाएगी, लेकिन अब मैं आखिरकार निश्चिंत हो सकता हूँ। ये बाल्टी में एक बूंद के समान है। पफिट पफिट। 2 बार खांसी आने के कारण यिन झाओयांग और डुआन यू दोनों का चाय के कारण गला अटक गया और वे जोर जोर से खांसने लगे। उनकी गर्दन और चेहरे लाल हो गए। डुआन यू अवाक रह गई, ये सोचकर कि यह बच्चा वास्तव में इस तरह अपना मुंह खोलने के लिए निर्दयी था। न केवल उसकी साधना का आधार प्रभावशाली था, बल्कि उसका चेहरा भी उतना ही प्रभावशाली था। यिन झाओयांग का मुंह खुला हुआ था और उसका गला अटक गया था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये यिंगलुओ। युंग सियाओ ने उंगली फैलाई, अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, 10 लाख मध्यम श्रेणी के आदिम पत्थर पर्याप्त होंगे। जी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यिन झाओयांग का गला चरमरा उठा, मानो वह टूट गया हो। उसे चक्कर आ रहा था और वह लड़खड़ा रहा था। युवा मास्टर यून, ये पैसा। हाँ, मुझे पता है, यह असंख्य खजाने के टॉवर के लिए कुछ भी नहीं है। युंग सियाओ ने चाय के कप पर धीरे से फूंक मारी और चाय की खुशबू सूंघते हुए प्रशंसा की। सिर्फ ये क्लाउड टी का कप जो आकाश में हजारों मील की दूरी से तोड़ा गया है, कम से कम 100 आदिम पत्थरों के बराबर है ना? यिन झाओयांग ने अपनी लार को कड़वाहट से निगल लिया और शाप दिया, यदि यह आपकी विशेष स्थिति के लिए नहीं होता तो मैं इस शीर्ष श्रेणी के क्लाउड टी को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि उसने कहा, युवा मास्टर यूं, आपको सच बताने के लिए असंख्य खजाने की दुकान वास्तव में इस समय कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और हमारे पास नकदी की कमी है। युंग सियाओ को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, हाँ, बड़े यिन, आप मजाक करने में बहुत अच्छे हैं। दुनिया के नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास पैसे की कमी थी। यह मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। उसकी आंखें मंद पड़ गईं और उसने उदासीनता से कहा, लेकिन अगर आपके पास वाकई पैसे की कमी है तो असंख्य खजानों की दुकान के एक दोस्त के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से आपको मजबूर नहीं करूंगा। फिर मैं 10 मिलियन के बराबर मूल्य के गहन हथियार और औषधीय गोलियां उधार ले लूंगा। मेरी हैसियत के अनुसार मैं 30% की छूट का आनंद ले सकता हूं। इसलिए मैं 14 मिलियन गहन स्तर के हथियार और औषधीय गोलियां उधार लेने के बाद आपको 10 मिलियन जीवन शक्ति पत्थर लौटा दूंगा। कैसे? ऐसा कोई एल्गोरिदम कैसे हो सकता है? यिन झाओयांग को लगा कि उसके सामने वाले व्यक्ति के पास डाकू का तर्क है, लेकिन वह ताकत और पहचान के मामले में उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा उसका भविष्य इस व्यक्ति पर निर्भर करेगा, लेकिन 10 लाख आदिम पत्थर एक बड़ी राशि थी। उसका माथा ठंडे पसीने से ढंक गया और वह कांप उठा और बोला, ठीक है, टॉवर मास्टर इस समय फाइक्रो एम्पायर में नहीं है और मुझे इतनी बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति वाले पत्थरों को जुटाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समझ गया, युंग सियाओ ने हल्के से कहा। फिर मुझे सही दिशा दिखाने के लिए एल्डरयिन को परेशान करना होगा और मैं खुद जाकर इसे प्राप्त करूंगा। जब समय आएगा मैं एक आयु भेजूंगा और एल्डरयिन टावर मास्टर जू को सूचित करेंगे। जाओ, खुद जाकर कास्या को ले आओ। यिन झाओयांग लगभग बेहोश हो गया।
यह आदमी वास्तव में एक डाकू था। युवा मास्टर युन, कृपया एक पल रुकें, मैं जाकर आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा, उसने ठंडे पसीने में लथपथ कहा। वह खड़ा हुआ और चक्कर आने की लहर महसूस की। वह स्थिर होकर खड़ा नहीं हो सका और जल्दी से पीछे हट गया। युवा मास्टर युन, आप बहुत क्रूर हैं। डुआन यू ने उन्हें अंगूठा दिखाया और प्रशंसा और डांट के मिश्रण के साथ कहा। युंग सियाओ ने व्यंग्य किया, ये यिन झाओयांग मुझ पर एहसान करना चाहता है, लेकिन वह इसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, उसे मेरे पक्ष में खड़े होने का मन बनाने में मदद कर रहा हूँ। हम यहाँ केवल चाय पीने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि उसे दिखावा करना बहुत पसंद है, इसलिए हमने उसी समय कुछ पैसे उधार ले लिए। वैसे भी हम कुछ नहीं खोएंगे। डुआन यू अवाक रह गई। उसने उससे 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के आदिम पत्थर वसूले और फिर भी उसने कहा कि वह उसकी मदद कर रहा था। ये किस तरह का तर्क है? उसे आंखें घुमाते देख यूनक सियाओ हंसा और बोला, तुम मेरी वर्तमान स्थिति जानते हो। न केवल मुझे बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति के पत्थरों की आवश्यकता है, बल्कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के एक बड़े समूह का भी समर्थन करना है। अगर मैं उन्हें नहीं निकालूंगा तो मैं साधना कैसे कर सकता हूँ? आदिम पत्थरों को उधार लेकर साधना करना। डुआन यू ने नाक बांध सिकोड़ी। मैंने पहली बार इसके बारे में सुना है। जब आपकी साधना अधिक होगी तो क्या आप इसे चुराकर वापस कर देंगे? युंगसियाओ की आंखों में मुस्कान थी जब उसने हल्के से कहा, जब मेरी साधना का स्तर अधिक होगा तो क्या मुझे तब भी इन आदिम पत्थरों को वापस करने की आवश्यकता होगी? डुआन यू, येंगलुओ। जल्द ही यिन झाओयांग वापस आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। डुआन यू ने अपने हाथ में रखे स्टोरेज बैग को देखा और मन ही मन आह भरी। जब वह किंघाई में अपनी पूरी ताकत से समुद्री जानवरों का शिकार कर रहा था तो उसने इतने सारे आदिम पत्थर कभी नहीं देखे थे, लेकिन इस बच्चे ने कुछ ही शब्दों में उन्हें हासिल कर लिया और उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि उसका एहसान वापस करने का कोई इरादा नहीं था। युवा मास्टर युन, ये जीवन शक्ति पत्थर बहुत कीमती है। यिन झाओयांग ने इसे एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ सौंप दिया, लेकिन उसने इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और जाने से इनकार कर दिया। एनएन, चिंता मत करो, मैं इसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। युंगसियाओ ने इसे छीन लिया और रिंग में फेंक दिया। 250 यू ज्यूलिन यिन झाओयांग का दिल धड़क उठा और उसकी आंखें अत्यधिक दर्द और अनिच्छा से भर गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, युवा मास्टर युन, मैंने आपकी मदद करने के लिए अपनी सारी शक्ति पहले ही लगा दी है। भविष्य में मुझे कभी मत भूलना और बड़े युवन के सामने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहना। युंगसियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं युवन बो से आपको असंख्य खजाने की दुकान के मुख्यालय में पदोन्नत करने के लिए कहूंगा। सच में? यिन झाओयांग की आंखें चमक उठीं और वह उत्साहित हो गया। उसके चेहरे पर दर्द की झलक गायब हो गई और वह उत्साहित होकर बोला, युवा मास्टर युन, क्या आप सच कह रहे हैं? एक आदमी के शब्दों का बहुत वजन होता है। युंगसियाओ ने उसे कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये सच है। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले विदा लूंगा। एल्डर यिन, क्या आप हमें बाहर भेज सकते हैं? यिन झाओयांग अपनी उत्तेजना से होश में आया। वह एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि युनशाओ का क्या मतलब था। वह चाहता था कि सभी ताकतें असंख्य खजाने के टॉवर के साथ उसके घनिष्ठ संबंध को देखें, और वह तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि जब उसने असंख्य खजाने की दुकान के मुख्यालय के बारे में सोचा तो वह तुरंत चौंक गया और अनिच्छा से बोला, बेशक, मुझे जाना ही होगा। वे दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए 10,000 खजानों के भंडार के बाहर आए। उनका लौह संबंध तुरंत सभी ताकतों की नज़र में आ गया और उन्होंने एक एक करके स्थिति की रिपोर्ट उन्हें दी। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, एल्डर यिन, युंगसियाओ ने जोर से कहा, और फिर से असंख्य खजाने की दुकान की उदार मदद। असंख्य खजाने की दुकान के समर्थन के बिना मैं आज दक्षिणी क्षेत्र के आकाश के नीचे जहां हूं वहां नहीं पहुंच पाता। मैं आपकी महान दयालुता के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। यिन झाओयांग को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि अनगिनत दिव्य इंद्रियां उसे देख रही थीं, और जब उसने युंगसियाओ के शब्द सुने तो वह लगभग बेहोश हो गया। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसने कहा, युवा मास्टर युन, आप बहुत दयालु हैं। आज यानवू की उपलब्धियों का असंख्य खजानों के भंडार से कोई लेना देना नहीं है। युंगसियाओ ने मन ही मन उपहास करते हुए कहा, बड़े यिन बहुत विनम्र हैं। नश्वर दुनिया से परे जाना और अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को छिपाना वास्तव में असंख्य खजाने की दुकान की सामान्य शैली है। हरे पहाड़ कभी नहीं बदलेंगे और हरा पानी हमेशा बहता रहेगा। मैं अब विदा लेता हूँ। उसने यिन झाओयांग के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और डार्क थंडर पर सवार होकर चला गया। डुआन यू को यह बहुत ताज़ा लगा और वह भी इस पर सवारी करना चाहता था, लेकिन डार्क थंडर ने उसे कई बार काटा, इसलिए उसे निराश होकर पीछे चलना पड़ा। यिन झाओयांग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके आसपास के शून्य में अनगिनत दिव्य इंद्रियां उस पर गिर पड़ी थीं। वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराया और अपना सिर नीचे झुकाकर असंख्य खजानों के भंडार में वापस चला गया।
सौभाग्य से असंख्य खजाना टॉवर जोरदार और शक्तिशाली था। भले ही लोगों को उसके बारे में संदेह था, लेकिन वे जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करते थे। युंग सियाओ और डुआन यू दोनों ही बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने जुए के मैच में 20 मिलियन से ज्यादा प्रिमोडियल स्टोन जीते थे, झोउ परिवार से 60 मिलियन निकाले थे, पूज्य बुजुर्गों के मंदिर से 100 मिलियन निकाले थे और असंख्य खजाने के भंडार से 10 मिलियन और कमाए थे। कुल मिलाकर उनके पास लगभग 200 मिलियन मध्यम श्रेणी के प्रिमोडियल स्टोन थे। युंग सियाओ तो ठीक था, लेकिन डुआन यू, जिसने अपने कई जन्मों में इतने सारे आदिम पत्थर कभी नहीं देखे थे, अभी भी गणना से चकित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदिम पत्थर सामान्य पत्थरों की तुलना में तेजी से आ रहे थे। वे दोनों शीघ्र ही शांगयांग शहर छोड़कर यानावू की ओर चल पड़े। डार्क थंडर बिजली पर कदम रखता रहा और अचानक वह आकाश में रुक गया और सतर्कता से सामने की ओर सुनने लगा। डुआन यू ने भी भौहें सिकोड़ी और इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। युंग सियाओ ने अपने सामने सफेद बादलों को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में ठंड का हुक दिखाई दिया। उसने बादल की ओर तलवार की रोशनी फेंकी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पीपा। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तलवार की रोशनी से टकराई। दोनों सेनाएं बादलों में बिखर गईं। सफेद बादल तेजी से सिकुड़ने लगा, मार्शमेलो की तरह सिकुड़ने लगा और आखिरकार वह लोगों में से एक की हथेली में आ गया। उनके सामने हवा में दो आकृतियां दिखाई दीं जो उन पर व्यंग्य कर रही थीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या सामने वाला शिनरियू है, फाइक्रो साम्राज्य का युवराज? युंग सियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। आगे चल रहे युवक के चेहरे पर गर्व और कठोरता थी। उसने नाक बांध सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, ये राजकुमार है। ली युनशाओ, तुम बहुत घमंडी हो। युंग सियाओ अचंभित रह गया। हथौड़ा। वह हंसा। हथौड़ा? हथौड़ा? शिनरियू ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? युनशाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या मेरी बर्बरता का तुमसे कोई संबंध है? आप? शिनरियू का गुस्सा जल्दी ही शांत हो गया और वह बुरी तरह हंसने लगा। मैं तुमसे बहस नहीं करने जा रहा हूं। तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। अगर मैं तुमसे जीतना भी चाहूं तो मुझे डर है कि इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। इस राक्षसी जानवर वू गौशूंग, ज़ुएमिंग और अपने पत्थर की गोली जैसे गहरे स्तर के हथियार को पीछे छोड़ दो और मेरे प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करो और मेरे सेवक बन जाओ। तुम अपना जीवन बचा पाओगे और अच्छी तरह से जीना जारी रख पाओगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो पूरा आकाश शांत हो गया। युंग सियाओ की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन उसने अचानक उन्हें खोला और गहरी सांस ली। क्या तुम इससे ज्यादा बेवकूफ हो सकते हो? बेवकूफ? हे, मुझे पता था कि तुम इतनी आज्ञाकारी ढंग से मेरी बात नहीं मानोगे। तो फिर मुझे तुम्हारे अहंकार को पूरी तरह कुचल देना चाहिए और आज्ञाकारी होकर मेरा सेवक बनना चाहिए। गुस्सा होने के बजाय शिनरियू हंसा, जैसे कि युंग सियाओ पहले से ही उसकी जेब में था। मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम, ली युंग सियाओ, मेरे साथ एक कुत्ते की तरह कैसे रहोगी। टकराना। जैसे ही युंग सियाओ डार्क थंडर से आया और शिनरियू के सामने पहुंचा, हवा तुरंत चरम सीमा तक संकुचित हो गई। फिर उसने अपनी हथेली नीचे कर दी। गति इतनी तेज थी कि हवा में चिंगारियां दिखाई दी और गड़गड़ाहट की आवाजें जारी रहीं। शिनरियू का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया और वह समय पर बच नहीं सका। पीपा। आसमान में बिजली की एक चमक चमकी और युंग सियाओ की हथेली पर गिरी। बिजली इतनी तेज थी कि आसमान चमक उठा। युंग सियाओ का चेहरा चमक उठा। उसने तुरंत अपने पैर हवा में थपथपाए और डार्क थंडर की ओर वापस उड़ गया। डार्क थंडर की आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। वह आसमान में बिजली के आग को सूंघ रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, मानो वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। डुआन यू की अभिव्यक्ति भी सख्त थी और उसकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। वह अपने सामने वाले व्यक्ति के साधना आधार को नहीं देख पा रहा था। तुम वास्तव में महामहिम क्राउन प्रिंस को थप्पड़ मारना चाहते हो? तुम सच में कानूनविहीन हो। उस आदमी ने उदासीनता से अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखों में बिजली भी चमक रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शिनरियू का चेहरा पीला पड़ गया और राख सा हो गया। अगर यूजिउलिन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती तो उसे थप्पड़ लगने पर जीवन भर अपमानित होना पड़ता। सौभाग्य से झोउ युशान के विपरीत आसपास कोई नहीं था जिसे पूरे शहर ने देखा था। क्या अजीब मार्शल कौशल है! ये वास्तव में एक बिजली तकनीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरा माउंट चाहते हैं। आप अपनी साधना में मदद करने के लिए राक्षसी बिजली को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, युंग सियाओ ने बिना किसी बदलाव के कहा। युवा मास्टर युन, आप वास्तव में ज्ञानी हैं, यूजिउलिन ने प्रशंसा की। चूंकि आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी रूप से प्रस्तुत हों। मुझे नहीं पता कि आपने झोउ युशान को कैसे हराया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप मुझसे जीत सकते हैं? हालांकि आपने अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ताकत 5 सितारा मार्शल सम्राट के स्तर की होनी चाहिए, युंग सियाओ ने हल्के से कहा।
आपके द्वारा विकसित की गई असाधारण थंडर मार्शल तकनीक के साथ आपकी लड़ाकू शक्ति 6 सितारा या यहाँ तक कि 7 सितारा मार्शल सम्राट के बराबर है। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। यू जिउलिन अचंभित रह गया और उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई। उसी स्तर के विशेषज्ञ भी शायद उसे नहीं देख पाए, लेकिन युनशाओ ने सही निशाना साधा था। जब तुम जानते हो तो आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? तुम्हें यह जानना होगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति समय को समझता है। युनशाओ ने ठंडी सांस ली और तिरस्कारपूर्वक कहा, हम उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन आप इतने घमंडी नहीं हैं कि हम बच भी न सकें, है ना? भागना, यू जुलिन ने अनायास ही हंसते हुए कहा, आपके पीछे 3 सितारा मार्शल सम्राट ब्लूलोट्स अर्थफायर की शक्ति से भागने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जहां तक तुम्हारा और इस राक्षसी जानवर यंगियन का सवाल है, हे सच कहूं तो ये तुम्हारे लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान है कि मैं तुम्हारी ताकत से तुमसे लड़ूं। युवा पीढ़ी में शायद क्राउन प्रिंस तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। शिनरुयू के हाव भाव में थोड़ा परिवर्तन आया। वह स्पष्ट रूप से इस कथन से अत्यंत अप्रसन्न थी। युंगसियाओ ने व्यंग्य किया, ताकत के मामले में तुम बुरे नहीं हो, लेकिन बुद्धिमत्ता के मामले में हम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही मेरे पीछे हो? उसने कहा, आसपास के स्थान में कम से कम 3 या 4 ताकतें छिपी हुई हैं, तुम ही अकेले हो जो पीछे नहीं हट सकते। क्या? यू जिउलिन चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी दिव्य भावना को सभी दिशाओं में फैला दिया। अचानक हवा में कई जगहें थोड़ी सी कांप उठी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह गुस्से से चिल्लाया, कौन है वहां? तुम सब बाहर आओ। 5 सितारा मार्शल सम्राट चिल्लाया और अंतरिक्ष थोड़ा कांप उठा। आकाश में कई दिशाओं में हल्का उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन जल्द ही यह शांत हो गया। एक निश्चित स्थान पर उतार चढ़ाव नग्न आंखों से दिखाई देने लगे और एक टाइगर किंग रथ धीरे धीरे शून्य से उभरा। ये शानदार ढंग से सजाया गया था और एक हरे रंग की रोशनी से घिरा हुआ था, जो बाहरी से स्थानिक उतार चढ़ाव को अलग करता था। रथ पर कई लोग खड़े थे, जिनका नेतृत्व अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बेली गोंगजिन कर रहे थे। मास्टर बेली, आपका इससे क्या मतलब है? यू जिउलिन का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि वह कौन था, और वह चिल्लाया। बेली गोंगजिन ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं लॉर्ड यू से पूछने जा रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब था। युंगसियाओ हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक अल्केमिस्ट है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उसे क्यों रोक रहा हूँ। लॉर्ड यू, बहुत समय हो गया मिलते हुए, तुम और भी मजाकिया हो गए हो। नेदर, आपकी बहन। यू जिउलिन ने अपने दिल में शाप दिया और एक उदास चेहरे के साथ कहा, मास्टर बेली, ये क्राउन प्रिंस और युंगसियाओ के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। मुझे आशा है कि आप इसमें शामिल नहीं होंगे। बेली गोंगजिन ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, बेशक, मैं व्यक्तिगत रंजिश के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे गिल्ड के कीमियागरों को धमकाता है तो मैं चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकता। कीमियागर एसोसिएशन हमेशा से एकजुट रहा है। ली युनशाओ, मुझे बताओ, क्या ये तुम दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत रंजिश है या तुम्हें धमकाया गया था? यू जिउलिन और शिनरुयू के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। बेली गोंगजिन के व्यवहार से उन्हें डर था कि वह हस्तक्षेप करने वाला है। युंगसियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, वे मुझे धमकाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि महामहिम मुझे एक नौकर के रूप में भी रखना चाहते हैं। टस्क, टस्क, आप एक चौथे दर्जे के कीमियागर को पकड़ना चाहते हैं और उसे अपना नौकर बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति बेली, आप स्पष्ट रूप से कीमियागरों को नीची नज़र से देख रहे हैं। एक चौथे दर्जे के कीमियागर के रूप में मैं फाइक्रो एम्पायर के कीमियागर एसोसिएशन से विनती करता हूं कि वे एक हत्या का आदेश जारी करें और शिनरुयू और यू जिउलिन को पूरी तरह से मार डालें, जो कीमियागरों को तुच्छ समझते हैं। क्या? यू जिउलिन का चेहरा एकदम बदल गया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन का पीछा करने का क्रम बेहद भयानक था, और ये लगभग ऐसी स्थिति थी कि जब तक उनमें से कोई एक मर न जाए तब तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अल्केमिस्ट एसोसिएशन बहुत बढ़िया डील पेश करता था, जो दुनिया के सभी विशेषज्ञों को भाग लेने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था।